अस्सलाम वालेकुम। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ अवैस मंगलवाला। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। इंसान कभी कभी ये सोचता है कि वो बिल्कुल ही नाकारा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है और वो कोई काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। मैं नहीं सोचता इस तरह, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनसे बात करें तो वो ये सोच रहे होते हैं कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, आखिर मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मैं इतना नाकाम, इतना बेकार इंसान हूँ और मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता हूँ। पता नहीं मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ पर क्यों पैदा कर दिया है। अगर आपको लगता है कि आप एक इंतहाई बेकार, इंतहाई निकम्मे, इंतहाई नालायक और इंतहाई कामचोर और इंतहाई फालतू इंसान हैं, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो परेशान ना हो। आप ये सोचिए कि भाई इस दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे भी तो हैं, तो आपके फालतू होने से, बेकार होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़े बड़े इदारे दुनिया में ऐसे हैं जो कि फालतू हैं, बेकार हैं, जिनका कोई काम नहीं है, लेकिन वो हैं, वो चल रहे हैं, वो बने हुए हैं, वो बातें किए जा रहे हैं, काम कुछ नहीं होता लेकिन बातें बहुत सारी होती हैं। तो अगर आप इस दुनिया में बेकार और फालतू हैं तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। खैर, ये तो थी एक छोटी सी बात, और इस छोटी सी बात में एक बहुत बड़ा सा पैगाम मौजूद है उन लोगों के लिए जो कि करता धरता है दुनिया के, उन लोगों के लिए जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं मगर करते नहीं हैं। फ़िलहाल हम कुछ करते हैं, और वो ये है कि 60 सेकंड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। 60 सेकंड न्यूज़ देखते हैं, फिर उसके बाद कुछ आपको मज़ीद ख़बरों की तरफ लेकर चलेंगे। देखिए 60 सेकंड न्यूज़। खाना, पानी और ईंधन सब बंद। गजा पर इसराइली हमलों को महीना हो गया, शहादतें 10,000 से ज़ायद हो गईं। वादी तीरा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 4 फौजी जवान शहीद। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में राबिता, सियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। बलूचिस्तान में कांगो वायरस का खतरा, सरकारी मुलाजमीन के लिए मास्क लाजमी करार। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत 18 आलमी तंजीमों का फ़लस्तीन में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा। ईरान की गजा में जंगबंदी न होने पर अमेरिका को धमकी। नेपाल में 72 घंटों में फिर 5.3 शिद्दत का ज़लज़ला, माहिरीन ने खतरे की घंटी बचा दी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। देखा आपने कि दुनिया में क्या हो रहा है। अब आपको मज़ीद ख़बरों की तरफ लेकर चलते हैं और आगाज़ करते हैं क्रिकेट के मैदान से। क्रिकेट के मैदान में मैचेस तो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, सबको पता है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और सबको पता है कि किसकी क्या पोजीशन है। लेकिन एक और बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, और वो ख़बर एक तरह से तशवीशनाक भी है और एक तरीके से ज़बरदस्त भी है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान जो हैं बाबर आजम साहब और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान, इन दोनों ने गैर कानूनी कंपनियों की जानिब से करोड़ों रुपए की पेशकश को ठुकरा दिया है। अब इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इन्होंने इस पेशकश को ठुकराया, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है ये। लेकिन ये पेशकश होना, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। बाबर आजम ने 250 मिलियन रुपए का सालाना कॉन्ट्रैक्ट जो था उससे इनकार कर दिया, और मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने सिर्फ एक सरोगेट बेटिंग कंपनी के 100 मिलियन रुपए के सालाना मुआहदे से इनकार कर दिया, क्योंकि इस तरह की स्पॉन्सरशिप्स और मुआहदे ये कानून के ख़िलाफ़ हैं। अच्छा, दूसरी जानिब एक बेटिंग कंपनी ऐसी है कि जिनकी जानिब से बाबर आजम को ईमेल की गई और उसमें लिखा गया कि जी आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन बाबर ने उनको जवाब में ये कहा कि थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी ऑफ़र का, लेकिन बतौर मुसलमान हम किसी भी बेटिंग कंपनी या सरोगेट बेटिंग ब्रांड्स की हिमायत नहीं करते। आपने राब्ता किया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अब जो बेसिकली सरोगेट बेटिंग ब्रांड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे आपके सामने आ रहा होता है जी बेटिंग जो है वो कहते हैं कि जी जुआ या शर्तें जो लगाई जाती हैं किसी भी खेल के ऊपर, तो वो होती है स्पेलिंग जी BET, बेट। और बहुत सारे ऐसे इदारे हैं कि जिन्होंने बेटिंग कंपनीज़ खोली हुई है, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि जी बेट की जो बेटिंग है या जो जुए का काम है उसको किसी और काम के पीछे छुपा लिया है, तो वो उस काम की एडवर्टाइजिंग करते हैं और असल में हो रही होती है बेटिंग की एडवर्टाइजिंग। इसको कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो आपने बैट लिख दिया BAT बैट, तो आप बैट करे जा रहे हैं, लेकिन असल में जो कंपनी का काम है वो BAT बैट नहीं है बल्कि BET बैट है। और इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी किए हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे दुनिया में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेटिंग जो है वो लीगल
लीगल है, अलाउड है। पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये चीज़ अलाउड नहीं है और अलाउड होनी भी नहीं चाहिए। तो बहुत मरतबा ये कंपनीज़ मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को कांटेक्ट करती हैं। अब इसमें हमारे खिलाड़ियों की ये बड़ाई है, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे की जो चमक दमक होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और इंसान उस चमक के आगे, उसकी चकाचौंध के आगे बिल्कुल बेबस हो जाता है और आपको लगता है कि यार इतना पैसा मेरे पास आ रहा है, 250 मिलियन रुपए अगर मेरे पास साल के आ जाएं तो क्या बड़ी बात होगी जी। यानी कि यूँ कहिए कि तकरीबन 20 मिलियन रुपए अगर आपके पास हर महीने आ रहे हों, कौन ऐसा शख्स होता है जो कि इनकार करता है? ये वही शख्स इनकार करता है कि जिसकी तरबियत अच्छी हुई है, जो कि अपने दीन को जानता है, अपने माशरे को समझता है, अच्छे और बुरे की जो फ़र्क है, जो तमीज़ है, वो उस शख्स के अंदर मौजूद है। और माशाल्लाह ये बहुत पॉजिटिव बात है पाकिस्तान के इन 2 खिलाड़ियों के हवाले से जो ख़बर सामने आई है मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की, कि उन्होंने ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं इनको मना कर दिया और इस बात से ये बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं डरे कि कितने पैसे हम लूज़ कर जाएंगे, क्योंकि पैसा असल चीज़ नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि जो आप सही काम करें उसकी वैल्यू होती है, उसकी वर्थ होती है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसके ऊपर गैर मजहबी जो रंग है वो एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा था और सईद अनवर जब खेल रहे थे, दाढ़ी रखी हुई थी उन्होंने बड़ी माशाल्लाह। फिर उसके बाद इंज़िमाम, मुश्ताक, सकलैन मुश्ताक, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि मज़हब की तरफ बहुत अच्छे तरीके से राग़िब हुए और होना भी चाहिए सबको। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी खिलाड़ी जो थे वो गैर मजहबी थे, लेकिन ये कि इन्होंने अपने ऊपर एक मजहबी लेबल जो है वो नुमायाँ तरीके से लगाया हुआ था। मोहम्मद यूसुफ जो पहले यूसुफ युहाना थे, अब की जो टीम है उसके अंदर भी ये रंग हमें नज़र आता है। बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने आती हैं कि जिसमें ये जो खिलाड़ी हैं रिजवान हमारे या बाबर या जो भी हमारी टीम के खिलाड़ी हैं, वो सारे जो हैं वो नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, इस बात का एहतमाम करते हैं कि वो नमाज को मिस ना करें। और ये बेसिक चीज़ है इंसान की ना, तो इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है आपकी टीम पर भी, आपकी जो टीम की जो बॉन्डिंग है वो इम्प्रूव होती है। फिर मैथ्यू हेडन को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिजवान ने कुरान तोहफे में दिया था, तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिव बात थी। और मैथ्यू हेडन ने फिर बाद में कमेंट्री में एक मरतबा कहा भी था कि जी इस्लाम जो है वो मोहब्बत सिखाता है और ये जो बॉन्डिंग सिखाता है, और टीम में इस्लाम की वजह से बड़ा फ़र्क आया। उसकी जो ऑब्जर्वेशन थी पाकिस्तानी टीम के हवाले से वो उसने कमेंट्री करते हुए शेयर की थी। तो ये बड़ी पॉजिटिव बात है और इस चीज़ को इनकरेज किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बड़ा इसके ख़ाइफ होते हैं कि जी ये क्या बात हुई जो आप अपने मजहबी जज्बे की नुमाइश कर रहे हैं, या आपको मजहबी बनने से पहले अपने काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और पहले खेल की तरफ तवज्जो दें वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ऐसे लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ इतना कहना होता है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे लोगों से बहस करने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को बुनियादी तौर पर हमने ये बताना होता है, मतलब मकसद तो इंसान का यही है ना कि मज़हब जो है वो आपकी ज़िंदगी के हर पहलू की रहनुमाई करता है। चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप खेल रहे हैं, मज़हब आपकी रहनुमाई करेगा। और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि बस फिर नाकामी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। तो एक ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी नेगेटिव हुई वो कल के मैच में हुई। कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच था। अब इस मैच में क्रिकेट की तारीख़ का एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि क्रिकेट की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ और श्रीलंका के तजर्बाकार जो बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज़, उनको टाइम आउट पर आउट करार दिया गया और टाइम आउट पर विकेट गंवाने वाले ये क्रिकेट की तारीख के पहले खिलाड़ी बन गए। आप ज़रा वीडियो देखिए, इसमें आपको पता चलेगा हुआ क्या। अब ये आए हैं यहाँ पर मतलब एक खिलाड़ी आउट हुआ तो एंजेलो मैथ्यूज़ जो है वो अपने पवेलियन से निकले हैं और ग्राउंड में आए हैं और क्रीज पर पहुँचे हैं। क्रीज पर पहुँचे तो उन्होंने अपना हेलमेट सही करने की कोशिश की। ये देखें, ये हेलमेट सही कर रहे हैं और हेलमेट सही करते हुए उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये हेलमेट का जो अंदर का जो बेल्ट होता है वो तो टूटा हुआ है। तो उन्होंने इशारा किया कि भाई मुझे दूसरा बेल्ट चाहिए। अब इस पर जो खिलाड़ी के आउट होने से लेकर जो नए खिलाड़ी के आने और पहली बॉल खेलने तक का वक्त जो आईसीसी की तरफ से मुकर्रर है वो है 2 मिनट। यानी एक खिलाड़ी आउट होगा, वो जाएगा, दूसरा खिलाड़ी आएगा और गेंद कराई जाएगी। 2 मिनट में ये सारा मामला होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट में ये सारा मामला नहीं हुआ। अब 2 मिनट के अंदर आप आ तो गए हैं। बहुत कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने इस हवाले से बात की है। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि देखें वो 2 मिनट के अंदर आ चुके थे, लेकिन उनका हेलमेट चूँकि मैल फंक्शन कर गया तो इसीलिए कसूर उनका नहीं था। लेकिन बांग्लादेश के जो कप्तान थे शकीबुल हसन, उन्होंने अपील की अंपायर से कि भाई ये तो देखो काफ़ी देर हो गई है। और उसके बाद बहस हुई, डिस्कशन हुई। एंजेलो ने 2 मरतबा शकीबुल हसन से रिक्वेस्ट की कि भाई अपनी ये अपील वापस ले लो, देखो मेरा हेलमेट जो है वो मैल फंक्शन कर गया है, तो इस चीज़ को क्या इशू बना रहे हो तुम। लेकिन
शकीबुल हसन ने बिल्कुल इस बात की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कहा नहीं जी, रूल इज़ रूल और आप वापस जाएं। और उसके बाद वो वापस गए। वापस जाने के बाद उन्होंने अपने हेलमेट को पटखा और बड़े गुस्से में वो नज़र आए। और जब उन्होंने शकीबुल हसन को आउट भी किया इस मैच में एंजेलो मैथ्यूज़ ने, तो फिर उन्होंने उस वक्त इशारा भी किया घड़ी का, टाइम आउट का, कि देखो मैंने तुम्हें आउट करके बदला ले लिया है। तो बहरहाल एंजेलो मैथ्यूज़ बग़ैर कोई गेंद खेले, बग़ैर कोई गेंद फेस किए आउट करार दिए गए। और मसला हेलमेट का था। लेकिन बस जब डेस्परेशन आ जाती है ना किसी भी टीम में जीतने की, कि बस हमें किसी भी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से हमने दूसरे को हराना है, तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तो धज्जियाँ बिखेर दी जाती हैं, धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं। और यही किया कल शकीबुल हसन ने। देखें, रूल्स होते हैं लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। भाई क्या हो जाता अगर उसका हेलमेट जो है वो रिप्लेस हो जाता और वो 2 मिनट के बजाय 3 मिनट बाद आप गेम शुरू करते, कौन सी क़यामत आ जाती, क्या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता। लेकिन नहीं, एंजेलो मैथ्यूज़ को आउट करार दिया गया। उसने गुस्से का इजहार किया। और अगर आप पॉजिटिव जेस्चर्स के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो दोनों खिलाड़ियों में और दोनों टीमों में और दोनों मुल्कों में बस फिर एक दूसरे की तरफ एक हॉस्टाइल बिहेवियर ही रहेगा। अगर आप पॉजिटिव जेस्चर करें और अगर आप कहें कि चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है, ये छोटी सी ज़िंदगी में किसके साथ ऐसे मसाइल नहीं हुए, हो गया, ठीक है भाई, आप हेलमेट मंगवा लो, खेल लो, खेलने के लिए आए ना, हम यहाँ पर फड्डे करने तो नहीं आए, हम यहाँ पर रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन लागू करने तो नहीं आए ना कि नहीं भाई ये रूल है और बस गर्दन काटी जाएगी और बस हम जीतेंगे। बहरहाल खैर, ये तो लोगों की अपनी अपनी जहनीत की बात होती है कि वो किस जहनीत के साथ गेम खेल रहे हैं और गेम को गेम समझ रहे हैं या गेम को जंग समझ रहे हैं। जंग की जब बात होती है तो फिर हम चलते हैं फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े की तरफ। और 10,000 से ज़ायद इस वक्त फ़लस्तीनी शहरी जो हैं वो निशाना बन चुके हैं इसराइलियों के अजाब का और उनके जुल्म का। और 10,000 से ज़्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। एक जस्टिन ट्रूडो जो है, बड़ा अपने आप को पॉजिटिव बंदा वो पेश करता है और लोग भी बड़ा पॉजिटिव कहते हैं उसको। वो बंदा जो है जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का वज़ीर आज़म, उन्होंने मसला फ़लस्तीन पर एक तकरीर की। वी नीड टू सी अ सीज ह्यूमैनिटेरियन पॉज, पैथेटिक बिहेवियर बाय जस्टिन ट्रूडो। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी गैरत नहीं है कि आप ये कह सकें कि वी नीड टू सी अ सीज़ फायर, अगर आप सीज़ फायर का लफ्ज़ भी नहीं अपने मुंह से निकाल सकते इसराइल के ख़िलाफ़, इतनी बात भी नहीं कर सकते, और ये बात इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है, ये एक बुनियादी इंसानियत की बात है कि जंग को रुकना चाहिए। और अगर आप जंग को रोकने पर सीज़ फायर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपकी सारी अच्छाइयाँ, आपकी सारी पॉजिटिव बातें और आपके सारे कारनामे एक तरफ, और ये जो एक लफ्ज़ का आपके मुंह से ना निकलना है, ये उन सब चीज़ों पर भारी है। और इससे पता लगता है कि आपके अंदर किस कदर गैरत की कमी है, और इससे पता लगता है कि आपका दिल कितना काला है, आपकी चमड़ी, आपका चेहरा चाहे कितना भी गोरा हो और आप बड़ा ही लोगों के हवाले से बात कर रहे हो, पॉजिटिव जेस्चर्स की बातें कर रहे हो, आप लोगों में घुल मिल जाते हो, आप बात करते हो कि जी रेसिज्म नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है और आपको इस बात पर भी आपने नज़रअंदाज कर दिया कि बच्चे मर रहे हैं, कट रहे हैं, जल रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता। ये इतना बड़ा मसला क्या है कि सीज़ फायर जो है वो उसका लफ्ज़ भी अदा ना किया जा सके। अमेरिका भी सीज़ फायर की बात नहीं करता है, आप भी सीज़ फायर की बात नहीं करते हैं, आपने उनके लिए लफ्ज़ अलग बना लिए, ह्यूमैनिटेरियन पॉज होना चाहिए कि यानी कि थोड़े दिन रुक जाओ फिर उसके बाद मार लेना, क्योंकि वो इंसान तो है नहीं, वो तो जानवर हैं आप लोगों की नज़र में। असल मसला ये है कि जानवर आप लोग हैं और आपकी जहनियत जो है वो जानवरों से भी बदतर है। अब आप इनके बरक्स दूसरे ममालिक देखिए, उर्दन, बहरीन, तुर्किया, होंडुरास, चिली, कोलंबिया और बोलेविया, और इनके बाद अब वस्ती अमेरिका का मुल्क है चैड, उसने भी इसराइल से अपने ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं। जनूबी अफ्रीका ने भी इसराइल से अपने सफ़ीर वापस बुला लिए हैं। चैड जो है उसका तो नाम भी आप लोगों ने नहीं सुना होगा, छोटा सा मुल्क है लेकिन गैरतमंद मुल्क है, मुल्क नहीं है। चैड की वजारत ख़ारजा का कहना यह है कि हमने गज़ा में पैदा होने वाले इंसानी बहरान की वजह से इसराइल से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। जनूबी अफ्रीका और चैड की जानिब से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बड़ी तशवीश का इजहार किया गया है और गज़ा में मासूम शहरियों की जानों के ज़िया की बड़ी मज़म्मत की है। दोनों ममालिक ने जंग बंदी का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर होना चाहिए। ये होते हैं खुले अल्फाज। ये बात होती है कि जब इंसान
जानता है, देखता है, उसकी आंखें खुली हुई होती है, वो जब देखता है कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है। जंग बंदी का मुतालबा उन्होंने किया है और उन्होंने कहा है कि मसला फ़लस्तीन का मुस्तकिल हल निकाला जाए। अब वाशिंगटन की तरफ आपको लेके जाते हैं। वाशिंगटन में गज़ा की पट्टी पर सहूनी हुकूमत की बमबारी के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ और ये लोग हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं, अवाम है, क्योंकि अवाम की आंखें खुली हैं, अवाम में गैरत होती है। और ये जो मुजाहरा था ये वाशिंगटन की तारीख़ का सबसे बड़ा मुजाहरा करार दिया जा रहा है और इसमें लोगों ने इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों के नाम आवेज़ा किए। बहुत बड़ा एक यूँ कह लीजिए वो एक सफ़ेद कलर का एक कपड़ा था जिसके ऊपर ये पैनाफ्लेक्स कह लीजिए इसको, इसके ऊपर ये नाम सारे आवेज़ा किए गए। ये सब वो लोग हैं जो कि शहीद हुए हैं फ़लस्तीन में, गज़ा में इसराइल की बमबारी की वजह से। और अमेरिका का जो सदर है जो बाइडन, वो जब ये कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि कितने लोग शहीद हुए, मुझे तो पता ही नहीं है, इन नंबर्स पर मैं एतबार नहीं कर सकता हूँ, तो वो भी एक मरतबा बताता है कि बेसिकली ये अमेरिका, बरतानिया, ये सब पीछे हैं इसराइल के, ये सब उसकी सपोर्ट कर रहे हैं और ये सब बुनियादी तौर पर उन मुसलमानों को और उन फ़लस्तीनियों को ये समझते हैं कि वो लोग इंसान नहीं हैं, वो लोग जानवरों से भी बरतर हैं, इसीलिए उनको ख़त्म कर दिया जाए। तो ये सारे नाम आवेज़ा किए गए और अमेरिका के बहुत सारे लोग, बच्चे, औरतें, मर्द इसमें शरीक थे। उन्होंने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जंगबंदी के नारे थे। लेकिन अब देखते हैं कि क्या किसी के कानों पर जूं रेंगती है या नहीं रेंगती। बहरहाल ये इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है। पाकिस्तान की तरफ नज़र दौड़ाते हैं जी। पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टें मुंजमद कर दी गई हैं और अब वोट का इंदराज या उसका अखराज अब नहीं हो सकेगा। वोटर लिस्टों को मुंजमद करने के बाद आइंदा इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों की तैयारी पर काम जारी है। इलेक्शन कमीशन रवां महीने की 25 तारीख तक वोटर लिस्टें फ़ाइनल कर देगा और 25 नवंबर तक ही जो वोटर लिस्टें हैं उसकी अशात भी मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद फिर आम इंतखाबात की तरफ हम जाएंगे, जो कि फरवरी 8 की तारीख अनाउंस की गई है कि उस दिन होंगे। तो इससे पहले ये कैंपेन चल रही थी कि अगर आप अपने वोटर लिस्ट में नाम डलवाना चाहें या वोटर लिस्ट से अगर आप उस नाम में कोई करेक्शन करवाना चाहें, एड्रेस में कोई करेक्शन करवाना चाहें, तो ये सारी चीज़ें करवा लें। लेकिन अब कल के दिन ये सारा मामला मुकम्मल हो गया है। जिसने करवानी थी करेक्शन, जिसने नाम ऐड करवाना था उसने करवा लिया होगा और अब आप वोट देने के लिए तैयार हो जाएं। वोट देने के लिए ज़रूरत होती है इल्म की, अक्ल की, शऊर की, तालीम की। और अब तालीम के मैदान में भी एक मामला हुआ है। मुल्क भर के जो तालीमी बोर्ड्स हैं उन्होंने बहुत अहम फ़ैसला किया है। उसके मुताबिक इम्तिहान में नंबर्स ख़त्म करते हुए आइंदा साल से ग्रेड सिस्टम राइज करने का ऐलान हुआ है और ये फ़ैसला इंटर बोर्ड्स कमेटी कोऑर्डिनेशन के 27 अक्टूबर के इजलास में किया गया था। और इसके मुताबिक नए ग्रेडिंग फार्मूले के तहत पासिंग मार्क्स जो होंगे वो होंगे 40% और पहले मरहले में क्लास नहम और इंटर पार्ट 1 पर यह तरीक़ाकार लागू किया जाएगा। उम्मीदवारों को रिज़ल्ट कार्ड्स पर ग्रेड के साथ एक CGPA दिया जाएगा और आइंदा साल से उम्मीदवारों को रिज़ल्ट कार्ड्स ग्रेड सिस्टम के तहत जारी किए जाएंगे। पंजाब और सिंध में तालीमी बोर्ड्स को ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से जो पंजाब जो है वो बेसिकली पंजाब बोर्ड सिंध में तालीमी बोर्ड्स को ग्रेडिंग सिस्टम के हवाले से ट्रेनिंग फराहम करेगा और कमेटी के मुताबिक पूरे मुल्क के तालीमी बोर्ड्स में यकसा तौर पर ग्रेडिंग सिस्टम नाफिज होगा। नया निज़ाम बेसिकली वो कहते हैं कि जी हमें रट्टा सिस्टम को ख़त्म करना है, उसके लिए नाफिज किया जा रहा है ताकि वो मार्किंग की जंग ना हो, ग्रेडिंग हो जाए, पता लग जाए कि इंसान जो है वो किस रेंज में उसकी एजुकेशन या उसकी तालीम या उसका जो सीखना है वो किस रेंज में आता है। और ये यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत अरसे से ये सिस्टम लागू है, CGPA का सिस्टम, लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेजेस में ये मार्किंग वाला सिस्टम चल रहा था और अब देखते हैं कि ये इसका क्या फ़ायदा होता है। बुनियादी तौर पर अगर आपने रट्टा सिस्टम को ख़त्म करना है तो आपने टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ को चेंज करना होगा, तरीक़ाकार पढ़ाने का वो क्या है उसको तब्दील करना होगा, टीचर्स को उसके लिए ट्रेन किया जाना चाहिए। ये सबसे अहम बात है और उसके लिए जब तक आप लोगों में या टीचर्स में एक आगाही की मुहिम नहीं चलाएंगे, उनको पता नहीं होगा नए तरीक़ाकार क्या हैं पढ़ाने के, उस वक्त तक ये मामला नाकाम रहेगा। अच्छा, एक और अहम खबर है और वो है जी मोटरवेज़ के मुतालिक। 31 दिसंबर 2023 के बाद M टैग के बगैर मोटरवेज़ पर गाड़ियों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। NHA के मुताबिक मोटरवेज़ पर M टैग लगाना ये लाजमी होगा अब और अगर आपकी गाड़ी पर M टैग नहीं है तो आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1, पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे M4, अकला DI खान मोटरवे M14, फिर लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे M3, मुल्तान सखर मोटरवे
मोटरवे M5 हसन अब्दाल मानसरा एक्सप्रेस वे E35 पर 31 दिसंबर के बाद एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बिल्कुल ममनू होगा। और ये भी एक और अहम ऐलान है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसकी तरफ भी आपको तवज्जो देनी है। मोटरवेज़ आज भी मैं देख रहा था न्यूज़ के मोटरवेज़ बंद हैं क्योंकि फॉग शदीद फॉग का दौरा है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं ऐसे औकात में कि जिसमें आप लोगों को फॉग का सामना करना पड़ता है, तो अव्वल ये कि ट्रैवल ना करें उस दौरान, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी बहुत ज़रूरी काम के तहत तो फिर आप फॉग लाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बहुत ज़रूरी करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुछ मौसम के हवाले से ही, और माहिर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डीजी मेट ऑफिस। उनसे बात करते हैं जी, वेदर अपडेट लेते हैं क्योंकि 8 और 9 नवंबर को बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कुछ हमें अगर आप आगाही फराहम करें कि बारिशों और बर्फबारी का जो ये सिलसिला है ये कब कब होगा और कहाँ कहाँ होगा? ये बारिश का जो मौसम है, वैसे तो ये नॉर्मली आजकल ये पोस्ट मॉनसून सीज़न होता है, इसमें बारिशें कम ही होती हैं, लेकिन इस साल जो है वो तकरीबन आपने देखा होगा कि अक्टूबर में भी पोस्ट मॉनसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा रही हैं, और अभी जो नवंबर चल रहा है, नवंबर के महीने में भी ज़्यादा है। नवंबर के महीने में अभी ये जो हमने एडवाइजरी इशू कल की थी 8 और 9 को, ये बारिशें जो है ना हमारे मगरबी इलाकों से तो शुरू हो चुकी हैं। बलूचिस्तान के कुछ इलाके जो हैं वहाँ पे रात को बारिश अच्छी हुई है। पंजाब के डेरा गाजी खान में भी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है, और सिंध के इलाके जो है जैकबाबाद और उसके आसपास भी मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगले 24 घंटे तक थोड़ी सी शिद्दत हमारे मगरबी इलाकों में इसकी ज़्यादा होगी। फिर कल तक ये पंजाब और KPK और हमारे जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे ये सिस्टम एंटर हो जाएगा, जिससे कुछ इलाकों में तो हवा भी चलेगी। हवा के साथ ये होता है कि जी आपकी सर्दी का जो है वो टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाते हैं। पहाड़ों पे बर्फ़बारी का इम्कान भी है, और कुछ इलाके जो हमारे ख़ास तौर पे शुमाली इलाका जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, इनमें कोई लैंड स्लाइडिंग का भी ख़तरा होता है। तो ये बारिश जो है इससे टेम्परेचर पे जो इम्पेक्ट पड़ेगा 2 से 3 डिग्री तक कम हो जाने के चांसेस हैं, यानी आपकी सर्दी की शिद्दत जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें एक दो जो चीज़ें हैं हमारे ज़िम्मेदारों के लिए कि जी आजकल गंदम की बुआई का मौसम है, जैसे आपको पता ही है, तो वो इफ़ेक्ट होने का ख़तरा होता है। ज़िम्मेदार जो है ना वो थोड़ा सा देख लें कि जी गंदम की बुआई 1-2 दिन लेट कर ले, ताकि बीजने के बाद ज़मीन जो है वो उसको पानी और वो दोबारा, यानी वो होता है कि जी एक करंट जैसी। तो ये जो सिलसिला है बारिशों का ये कब तक चलेगा? ये पंजाब से तो 8 की रात को निकल जाएगा, लेकिन ऊपर जो है KPK के जो बलाई इलाके हैं और गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे 10 को ये टोटली ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात जो है जो हमारे मॉडल हमें बता रहे हैं कि नवंबर के महीने में अभी नवंबर के महीने में यानी आप कह सकते हैं कि तीसरे हफ्ते से या तीसरे हफ्ते के एंड पे दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, और उसमें भी काफ़ी अच्छी बारिशों का इम्कान है, जिस पे आपको एक फ़ायदा तो होता है कि जी स्नो के साथ स्नो अकामुलेशन जो है हाई एल्टीट्यूड जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल जो होती है वो अकामुलेट हो जाती है, और उसका फ़ायदा जो है ना हमारे गर्मियों के मौसम में जो हमारे रिजर्वायर्स हैं उनमें पानी आने का फ़ायदा होता है। तो बहरहाल ओवरऑल आप देख रहे होंगे कि जी हम सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जी फॉग जो है या स्मोक जो है आजकल उसने काफ़ी ज़्यादा सिलसिला जो है उसका चल रहा है पंजाब के बहुत ज़्यादा इलाकों में, और जहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा है। और आप देख रहे होंगे कि जी आपकी जो है कम्युनिकेशन सिस्टम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है।
ख़ास तौर पे मोटरवे या दूसरी आम सड़कें भी हैं, वहाँ पे भी धुंध तो होती है, लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक को स्टॉप नहीं किया जाता। लेकिन फिर आपको पता है कि उसके नतीजे में हादसात जो हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो एहतियात की ज़रूरत है। बाकी जो है वो बिल्कुल, तो ये मोटरवे पर जो सफ़र करने वाले लोग हैं वो जो होती बिल्कुल है वो एहतियात करें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम, हमारे साथ माहिर साहिबजाद खान मौजूद थे, DG मेट्रो ऑफ इस्लामाबाद, और मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। इस वक्त मेरे हाथ में जो ये डब्बा है, ये डब्बा नहीं है, बड़ा ख़ास डब्बा है, ये आम डब्बा नहीं है। इस डब्बे में है मौसीकी, यानी कि इसको मैं खोलूंगा तो निकलेगी मौसीकी, राग निकलेंगे इसके अंदर। ये है जी म्यूज़िक इन कोविड टाइम्स, और ये एक बेसिकली एक म्यूज़िक एल्बम है, और इस म्यूज़िक एल्बम को अवार्ड मिले हैं जी, 3 ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड्स मिले हैं। ये उस एल्बम की पूरी डिटेल्स हैं, और इसके अंदर तमाम जो मौसीकार हैं जिन्होंने इसके अंदर जो प्ले किया है, जो गाया है, उन सब की डिटेल्स हैं। और एक ये USB है, जो कि ज़ाहिर है आजकल CDs और कैसेट्स का तो ज़माना नहीं रहा है। और किस तरह का म्यूज़िक है और किसने ये म्यूज़िक बनाया, कौन है ये शख्स कि जिसने 3 ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड्स जीते हैं, आपकी हम मुलाकात कराएंगे अब उन साहब से। जी, ये है म्यूजिक इन कोविड टाइम्स, और बड़ा ही ज़बरदस्त मौसीकी का ये आपने एक छोटा सा नमूना देखा। अब इसमें और क्या क्या है और ये किसने बनाया है, आपकी मुलाकात करवाते हैं जी शरीफ अमान साहब, जो कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और म्यूजिक प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर, मौसीकार मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा अलग है कि रिटायर्ड मतलब ब्यूरोक्रेट जो है उसके बारे में तो बात ये होती है कि उसकी जिंदगी खुश्क तरीन जिंदगी होती है, वो हुकूमत के काम कर रहा होता है, काम करवा रहा होता है, और मौसीकी और फनून लतीफ़े से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। ये वास्ता कैसे बना आपका? ये आपकी बात वैसे एक आफाकी सच है और सारे अफसर एक तरह के होते हैं। वो पुराने ज़माने में था एक कवे हैं सब देखे भाले, चोंच भी काली पर भी काले। ऐसे ही हो जाता है कुछ अर्सा, 35 साल 40 साल या उसके करीब मुलाजमत के, तो लोगों के जो है वो सिलसिले बदल जाते हैं। एक ख़ास किस्म का इम्प्रेशन है जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में है, और वो दुरुस्त है, उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन ये जो कोशिश है, ये को मेरी रिटायरमेंट के बाद शुरू नहीं हुई है, बल्कि ये बहुत जवानी से हमने ये सिलसिला शुरू किया था। मतलब 2-3 साल पहले की बात कर रहे हैं? जी, मैं 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा। आपका उसने ज़न है ये मेरे बारे में। तो ये सिलसिला दरअसल पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट और उसको प्रिजर्व करने का है। सही। जो हम कर सकें, थोड़ा सा खिदमत है, थोड़ी सी आप ये समझे मेहनत है, खुदा की ज़ात इसको कबूल करे। ये पाकिस्तानी कौम जो है वो बहुत उसकी बहुत बड़ी हैसियत है दुनिया की कौमों में, और बहुत बड़ी जो है वो तारीख़ है हमारे पास। बिल्कुल, बिल्कुल। और उस तारीख़ को और उस विरसे को बचाना, ये अब हमारी नस्ल का भी और आइंदा आने वाली नस्लों तक पहुंचाने का ये काम हम सब लोगों का फर्ज बनता है। तो इसका जो प्रोडक्शन में आपने जो म्यूजिक प्रोड्यूस किया, क्या क्या हम इसके अंदर रंग देखेंगे, थोड़ा सा बताएं हमें। देखिए, मेरा जो काम है, जो ज़रा सी खिदमत है, वो है ही पाकिस्तान के क्लासिकल म्यूज़िक और उसका फोक म्यूज़िक जो लोक मौसीकी है। हम इसी को, यानी जो इंडिजिनस म्यूज़िक हमारा है, उसी की का फ़रोग़ चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल म्यूज़िक तो चल रहा है, उसको तो हमारी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो कंपनियाँ मौजूद हैं जिनका बिज़नेस है, वो चलाते हैं और उनसे उनको फ़ायदा भी होता है। तो बहुत अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए। जो ये हमारा रिवायती सिलसिला है कल्चर का और आर्ट म्यूज़िक, जो दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा हैसियत है, उसकी तरवीज ज़रूरी थी। तो ये मेरा जो काम है, तहज़ीब फाउंडेशन के नाम से हमने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अरसे से काम कर रही है। मेन जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो पिछले 10-12 साल से बड़ा उसको पजीराई मिली है, वो है इंडस राग के नाम से। अच्छा। तो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है, उसी को हम वो करते हैं, लोगों के सामने शोकेस करते हैं, वो ही म्यूज़िक है। और मौसीकी जो है वो हमारी रिवायती जो मौसीकी है, उसी पर हम काम करते हैं। इसमें कितने म्यूज़िक पीसेस हैं?
इसमें देखिए ये कोई 26 के करीब या इससे ज़्यादा परफॉर्मेंसेज हैं। सही। ये इस पर तो आएंगे हम, ये तो कोविड टाइम्स के मुश्किल तरीन दौर का ये कोई चीज़ है। तो अब जो आपने अभी आपके यहाँ वो लगाया बाजू बंद खुल खुल जाए, वो बहुत ही ज़हीन हमारा नौजवान बच्चा है एहसन अली खान, उनका वो गा रहे थे। अब ये जो रिवायत की बात है ना, दरअसल वो यहीं से हमें अंदाज़ा होना चाहिए। ये पहली दफ़ा 1904 में रिकॉर्ड हुआ है ये गाना। ये ठुमरी है भैरवी की। 1902 में हमारे यहाँ यानी इंडिया में उस वक्त वो HMV रिकॉर्ड्स, कोलंबिया रिकॉर्ड्स वो आए कुत्ते का जो उसमें तो लोगों ने म्यूजिक अपना रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो 1904 से लेके आज आप 2023 में बैठे हैं, मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बड़े बड़े उस्तादों ने इसको गाया है इस ठुमरी को, और बिलखुसूस खान साहब, बड़े गुलाम अली खान साहब ने इसको फिर जब गाया तो फिर ये दुनिया भर में, और आज भी इसकी आप ये देखिए कि इसकी हैसियत है। तो हमारे यहाँ कोई चीज़ पुरानी नहीं हो रही है, बल्कि जो क्लासिक्स जो हैं, क्लासिक्स हैं हमेशा ही वो रहते हैं, और उनमें लोग अपनी अपनी ज़ाती सलाहियत के मुताबिक थोड़ी सी उपज, थोड़ी सी इम्प्रोवाइजेशन, थोड़ी सी चेंजेस लेकर आ जाते हैं। सही है। अच्छा, अब इसको जो अवार्ड्स मिले हैं जी, वो कौन कौन से हैं? क्योंकि 3 ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड जो हैं वो किस किस पीस पर? जी बिल्कुल, वो देखिए एक तो ग्रैमी है अवार्ड्स हैं, दुनिया में बहुत बड़े अवार्ड्स हैं। हम लोग ग्रैमी में जा चुके हैं, हमने जीता तो नहीं है, लेकिन वो इंडस राग जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2012 या 2014 में पाकिस्तान की तरफ से पहली एंट्री थी हमारी ग्रैमी अवार्ड्स में। वाह, ठीक है जी। मैं ग्रैमी के लिए वोटर भी हूँ, उनका मेंबर तो हूँ, लेकिन वोटिंग मेंबर जो होते हैं वो थोड़े से अवार्ड्स के चुनाव में जाहिर है कि वो इंजीनियरिंग और प्रोड्यूसर्स का एक विंग है उनका। तो ये खुदा की ज़ात यानी मुझे एजाज़ ये मिला है कि मैं उनका वोटर मेंबर भी हूँ। ये जो ग्लोबल म्यूज़िक अवार्ड्स हैं और इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अवार्ड्स हैं वो भी हमने जीत रखे हैं। वो ये कहते हैं कि हम सेल्स पर नहीं जाएंगे। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड सेल्स पर जाते हैं कि आपका दुनिया में कितना नाम है। तो मेरा नाम इस मुल्क में तो बिल्कुल कोई नहीं है, जो थोड़ा बहुत मुझे जानने वाले वो दुनिया से बाहर ही हैं। दरअसल इस काम की भी कदर जो है ना, आप यकीन रखिए हमारे यहाँ से ज़्यादा आर्ट म्यूज़िक, हमारे म्यूज़िक की बहुत ही हैसियत है, लेकिन है दुनिया से बाहर ज़्यादा। जी। तो ये जो ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड्स है वो ये कहते हैं कि हम उस सेल्स पे नहीं जा रहे कि आपको शोहरत कितनी मिल चुकी है, बल्कि उसके कंटेंट पर जाएं। सही, काम की क्वालिटी और कंटेंट को। इनके जो वोटर्स हैं, इनके जजेस जो हैं, मैं इनका जज खुद तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी और कई अवार्ड्स में जज भी हूँ, ग्रैमी के अलावा की बात कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि हम इसके कंटेंट पर जाएंगे, इसके सब्सटेंस पर जाएंगे और इसके आइडियाज पर जाएंगे। अब ये देखिए कि ये जो है हमें इंडस राग में भी जो प्रोजेक्ट था उसको भी अवार्ड्स मिले हैं। इस पर उन्होंने कहा कि जी इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, इसका आइडिया ही बड़ा अच्छा है। म्यूजिक इन कोविड टाइम्स, देखिए मुश्किल तरीन वक्त थे बिल्कुल, और ये वक्त अभी गुजरा नहीं है। आप ज़हन में रखिए, हो सकता है 10 साल 20 साल तक इसके असरात बिल्कुल। जी जी, हम सब लोगों को कोविड हो चुका है, हम सब जानते हैं, बीमार भी हो, कुछ लोगों को खुदा ने बचा दिया, कुछ लोगों को नुकसान हुआ। मुझे खुद 1 साल में 2 दफ़ा कोविड हुआ, खुदा की मेहरबानी है कि आप मौजूद हैं हम लोग। लेकिन इसके हमारी शख्सियात पर क्या असर पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी वबा थी। बिल्कुल, इसके जो रिपरकशंस हैं, और ये फिर आता रहेगा कई साल तक। आप ये जहन में रखें कि आम आदमी या कोई बहुत अमीर आदमी या कोई बहुत गरीब आदमी, सब पर इसका असर हुआ है। बिल्कुल, पूरी दुनिया पर असर, पूरी दुनिया पर असर। ये जो प्रोजेक्ट ये बताता है कि जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया है। बिल्कुल। तो आमतौर पर तो माना तो जाता है कि जी एडवर्सिटी रिवील्स योर जीनियस, लेकिन सच्ची बात है हमारा जो आर्टिस्ट है, जो हमारा क्लासिकी आर्टिस्ट है या लोक फनकार है, वो तो बहुत ही दे आर ऑलरेडी एक्सपोज टू इमेंस एडवर्सिटी। तो उनको तो मुश्किल हालात में आदत हो गई है रहने की। ये तो अफसोस की बात है। अच्छा, अब अगर हम इसकी ही बात करें तो इसके म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में और बनाने में कितना वक्त लगा आपको? ये सारा वही वक्त 2.5-3 साल का वक्त, तकरीबन 2.5-3 साल में हुआ। ये था कि हम फेस्टिवल, पहले तहजीब फेस्टिवल एक बहुत बड़ा इवेंट हमारा होता है, वो हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने मुख्तलिफ शहरों में
पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर, यानी इस्लामाबाद में मैंने आके रिकॉर्ड किया इन लोगों को, लाहौर में किया, कराची में किया, दिल्ली में किया, इंडिया में हमने रिकॉर्डिंग की, हमने लंदन में रिकॉर्डिंग की, 1-2 और मुल्कों में रिकॉर्डिंग की, और वो म्यूजिक सोर्स करके, तो उसमें जो जोर जिस बात पे देना था कि जो हमारा आर्टिस्ट है वो उसी ऑनरेबल वे में उसको जो है उस आफत को रिस्पॉन्ड कर रहा है। सही। अच्छा, अब इसकी पजीराई कहाँ तक पहुंची, कितने लोगों ने इसको सुना और कहाँ अब सुन सकते हैं? ये देखें, ये हमारा सारा जो हमारा जो मौसीकी का जो एक सिलसिला है, हमने तहजीब फाउंडेशन ने कोई 20-22 एल्बम क्रिएट किए हैं, जिनमें से बड़ा एल्बम जो है वो इंडस राग है, उसके 2 हिस्से हैं और एक ये भी है, तीसरा एल्बम ये है, और इसके अलावा बहुत सारे, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर जो तहजीब फेस्टिवल के नाम से है, तहजीब फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें कई दफ़ा कहा गया कि आप इसको मोनेटाइज कर सकते हैं, इतनी वैल्यू भी है उसकी और इतनी मकदार भी हमारे मौसीकी की मौजूद है, और उसमें अदबी नशिस्तें हैं, क्योंकि तहजीब फाउंडेशन जो है वो सिर्फ मौसीकी के लिए नहीं, बुनियादी तौर पर ओवरऑल कल्चर के लिए जब हम काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जी हमें अदब, शायरी, नसर, फाइन आर्ट्स, सारे मामला देखने हैं। तो वो फेस्टिवल में ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी हुई हैं, मुशायरे हुए हैं, अदबी नशिस्तें हुई हैं, उन सब का रिकॉर्ड जो है वो हमने तहजीब फेस्टिवल के वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर फ्री में डाल रखा है। उसकी कोई मोनेटाइजेशन नहीं हम करवाते, इसलिए कि मोनेटाइजेशन करवाते हैं तो उसमें इश्तिहार बहुत आते हैं। इश्तिहार अगर आता है तो हमारा जो सुनने वाला है, हमारा जो कारी है, वो बड़ा सेंसिटिव होता है, तो उसको तकलीफ होती है। बिल्कुल, तो उसके खातिर तो इसकी कोई कीमत नहीं हम चार्ज करते, कोई सब्सक्रिप्शन फी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। बस वो यूँ कह सकते हैं ना कि भाई मेरा पैगाम अदब है, कल्चर है, जहाँ तक पहुँचे। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने, और बड़ी ज़बरदस्त काविश है, और हम चाहेंगे कि ये तमाम लोग काम ही आपने ऐसा किया। आपका जो सवाल था वो ये पिज़राई ही तो है, और ये तो हमारा फ़र्ज़ है, हमारा तो फ़र्ज़ है ये, और आप लोगों का फ़र्ज़ ये है कि आप लोग जाएं तहजीब फेस्टिवल के यूट्यूब चैनल पर, उनकी वेबसाइट पर, और सुने कि हमारी मौसीकी में क्या क्या कमाल काम हुआ है, और आज के नौजवानों के साथ मिलकर हारून शरीफ साहब ने किस तरह से इस मौसीकी को एक तरीके से रिवाइव करके आपके सामने लाने की कोशिश की है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि 50 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले हैं, या बस 50 से आगे निकल चुके हैं। क्या खाना चाहिए उनको, ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि 50 पर आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें कुछ फ़र्क आ जाता है, आपकी सेहत पे बहुत फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो वो लोग जो कि 50 के आसपास हैं, 50 के पेटे के आसपास हैं, वो ये सेगमेंट ज़रूर देखें। डॉक्टर नौशीन अब्बास हमें बताएंगे कि भाई करना क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? भाई ये जो 50 वाले जो लोग जो बुजुर्ग हैं ना, हमारी बात नहीं कर रहे। नहीं, हाँ, हमारी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे। अभी तो बहुत टाइम है, 50 तकरीबन 50 साल है अभी 50 तक पहुंचने में, है ना? सही बात है। तो क्या ऐसा चेंज होता है जो कि ओल्ड एज के साथ आपके मेटाबॉलिज्म में आ जाता है? अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हेन यू आर अप्रोचिंग 40 के बाद 45, 50, आपने अपने पीरियोडिक चेकअप जरूर कराने हैं। पीरियोडिक चेकअप में क्या जरूरी है? डायबिटीज़, HbA1c, 3 महीने वाली शुगर आपने हर 6 माह के बाद ज़रूर करानी है, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ खड़े हैं। हम एज्यूम नहीं करेंगे कि हमें पहले शुगर नहीं थी तो हमें अब नहीं हो सकती, ठीक है? मैं ये इसलिए चीज़ें बता रही हूँ, फिर इसी के हिसाब से हम आगे भी चलेंगे, ठीक है? आपने अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करना है, आपने अपने RFTs यानी कि गुर्दे के जो फंक्शंस हैं आपके, वो LFTs हो गए, यूरिक एसिड लेवल हो गया, विटामिन D लेवल्स हो गए, विटामिन B12 हो गए, स्पेशली इन मेल्स विटामिन E, ये सारी चीज़ें वो हैं वैसे जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किधर खड़े हैं, क्योंकि फिर इसके हिसाब से ही आप अपनी डाइट को आगे लेके चलेंगे। जब आप 50 क्रॉस करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि यही कहा जाता है कि आफ्टर 35 आपकी हड्डियां जो हैं वो भुरभुराने शुरू कर देती हैं। जो आपके अल्लाह ताला ने रिसोर्स दिए थे वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके खाने में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कैल्शियम को रिप्लेस करती रहें। सो उसमें आपके पास जो है हरी सब्जियां हैं, आपके पास दूध है, दही है, ये वो सारी चीज़ें हैं, और उसका कैल्शियम
एग्जैक्टली कैल्शियम रिच है, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, जो आपकी बॉडी में सोजिश नहीं होने देंगी, सारी गैर ज़रूरी मादनियात को निकालेंगे। इसके अलावा फाइबर की बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एवरी 1 in 4 पीपल आर डायबिटिक यू नो इन पाकिस्तान। हम प्रेवलेंस के हिसाब से टॉप पे आके खड़े हो गए, विच इज़ अलार्मिंग। हालांकि हमारे ओबिसिटी इतनी नहीं जितनी कि यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड में है, लेकिन हमारे यहाँ डायबिटीज़ क्यों? क्योंकि हमारे खाने जो हैं वो बहुत ज़्यादा कार्ब बेस्ड है, रोगनी नान और पराठे एंड पूरियाँ एंड ऑल दैट। आपने कोशिश करना है कि फाइबर का इस्तेमाल आपने अपनी डाइट में रखा। फाइबर किस तरह है कि चक्की का आटा हो गया, आपके आटे में आप मुख्तलिफ बीज मिला सकते हैं, अलसी के बीज भी क्या कहते हैं पीस के मिला दें। उसके अलावा इसबगोल का इस्तेमाल है। फाइबर सिर्फ इन चीज़ों से नहीं, फाइबर आपको अपनी फ्रूट से भी मिलता है, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट है, यानी कि आम, अंगूर और केला को निकाल दें, बाकी जितने भी फ्रूट्स आपके हैं फाइबर है। सब्जियों का, हरी सब्जियों का, ताज़ी सब्जियों का इस्तेमाल आपके लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी फाइबर नहीं, मैं इशारे नहीं कर ना, मैं इधर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो 18 साल के हैं, अभी कहाँ, अभी तो बहुत टाइम है। जब पहुंचने लगो तो पूछ लेना मुझसे, याद नहीं रहेगा ना, याद नहीं रहेगा, टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो एक तो हो गए ग्रीन, कैल्शियम एंड फाइबर। फिर उसके बाद हमारे पास आती है बेरीज एंड चेरीज। ये हमारे मुल्क में वाफिर तौर पे आपने इसको ऐड करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक तो इसमें मिठास का लेवल कम है, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट्स हैं, ठीक, यानी कि इनको खाने से फौरन शुगर का इंसुलिन का स्पाइक नहीं आता, या आसान लफ्जों में कहूँ बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता, ठीक है। उसके बाद इसमें एंटीऑक्सीडेंट, हमेशा मैं बोलती हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या है? जो आपके जिस्म से गैर जरूरी मादनियात को निकाल रहा है, ठीक है, वो आपका बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, तो आपने उसको करना है। इसी तरह जितनी भी फ्रेश फ्रूट्स आपके आ रहे हैं जिसमें ऑरेंजेस है, विटामिन सी है, ये आपने जरूर ऐड ऑन करना है। आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करनी है, क्योंकि विद टाइम, विद स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस अवेस्ट, तो आपकी वो वाली पावर नहीं रहती कोप अप करने के लिए। जहां हम इन सारी चीजों की बात करें, मछली, विटामिन बी है, वो जो ओमेगा है हमारा, ठीक है, ओमेगा जो है हमें मछली से मिलते हैं। इसमें कुछ महंगी सोर्सेज भी हैं, लेकिन कुछ रेगुलर सोर्सेज भी हैं, जिसमें माशेर और ये जो आपको इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है। आप वो लें, वरना सामन, टूना, ये ऐसी मछलियां हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। अगर आप खा सकते हैं तो वाई नॉट, क्योंकि मछली का और ये है कि उसके आप बेशक मछली के अब तो कबाब भी बन जाते हैं अच्छे तरीके से। हम सिर्फ शामी कबाब को चिकन और बीफ में तो अपने तो यही मखसूस करके रखा हुआ है एग्जैक्टली, तो वो है। इसके बाद जहाँ हम कबाब, मछली का तो सीजन बस ऐसा इस वक्त तो खाने का सीजन है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो मुर्गी और मटन से जरा थोड़ा सस्ता भी आजकल, तो हाँ, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दालें हैं, बीन्स हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी डाइट में रखना है, बैलेंस डाइट लेके चलना है। 50 के बाद आप बेहतियाती की कोई गुंजाइश आपके पास रहती नहीं है, पहले भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस एज में तो There's no compromise. क्योंकि आपकी जो फाइट बैक कैपेसिटी है ना, वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आप अगर किसी चीज़ भी, कोई आप पे हमला आवर होगी, तो आप वैसे डिफेंस नहीं कर सकते जैसे आपकी यंग एज में बॉडी को कर। तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को कुछ चीज़ें देनी ही देनी है, चाहे डाइट के जरिए, सप्लीमेंट्स के जरिए, फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चलते फिरते रहे। हाँ, खाने के फौरन बाद जो हमारा रूटीन है ना, सारा दिन हम कुछ नहीं खाते, ऑफिस में बिजी है, काम है, ये है वो, रात को एक बड़ा सारा मील लेते हैं, उसके बाद हम बैठ जाते हैं, तो वो एक बहुत ही खौफनाक चीज़ है आपके लिए। वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो चीज़ रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहेगी वैसे वो आपके अंदर बॉडी में जाके भी सॉलिड ही होती है, और वो आपकी आर्टरीज में डिपॉजिट होती है। एग्जैक्टली, सो ये वो सारी चीज़ें इसका आपने करना है। और मैं हमेशा से ऑयल के सोर्सेज कहती हूँ, जैसे कॉर्न ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एवोकाडो, ये सारे इसमें से जो आपकी पॉकेट को सूट करता है, आप वो वाला ऑयल लें। सस्ते ऑयल से बचें, क्योंकि ये आपको आगे चल के हाइपरटेंसिव। तो फिर आप डॉक्टर के पास जाके पैसे खर्च करेंगे, डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है कि आप किसी ढंग की ग्रोसरी या सब्जी वाले के पास चले जाएं, बिल्कुल, फ्रूट वाले के पास चले जाएं, उससे वो चीजें ले लें, ताकि आपको फिर बाद में डॉक्टर के ज्यादा चक्कर ना लगाने पड़े। ये हो गया जी 50 साल के बाद वाला मामला। और पानी, हाँ, पानी बिल्कुल नहीं भूलना। आप कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, पानी कम से कम 6 से 8 ग्लास। तो सर्दियों में जरा मुश्किल हो जाता है, तो रिमाइंडर डाल लो, यू कीप रिमाइंडर इन योर फोन सो दैट आपके लिए आसानी रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो पता नहीं चलती सर्दियों में, क्योंकि आपकी बॉडी डिमांड नहीं कर रही होती है। तो पानी का वाफे इस्तेमाल करें, आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी बेहतर करेगी और आपके डेली एक्टिविटी में भी आपको हेल्प आउट करेगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया साहब, वक्त दिया आपने। मिलते हैं फिर आपसे 50 साल की उम्र में। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। एक और बड़ी ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये वो शख्सियत है कि जिनका ताल्लुक क्रिकेट से भी, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से भी और जो हमारा जो मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म जिसे कहें उनसे भी हैं। और ये तीनों काम इन्होंने किए और बड़े ज़बरदस्त तरीके से किए, बड़े बखूबी किए और आप सब इनको जानते भी हैं, इनके चेहरे से भी, इनके काम से भी, इनके नाम से भी वाकिफ़ हैं। और आज हम इनसे क्रिकेट पर भी और सियासत पर भी दोनों मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि आगाज़ हम कहाँ से करें, क्योंकि आप क्रिकेट के मामलात से आगाज़ करें, सियासी मामलात से आगाज़ करें, क्योंकि आपने तो ज़ाहिर है वो दोनों की ही महारत है आपकी। क्रिकेट बचपन से खेली, बड़ा फॉर्चुनेट पाकिस्तान के लिए खेला पहला वर्ल्ड कप, और उसके बाद फिर आप कह लो कि ये जो हमारी जो क्रिकेटिंग जर्नलिस्ट्स की एक लहर चली, फिर उसके बाद सियासी चली, सो इस तरह एक आगाज़ हुआ है सारा। सही, तो अब यूँ करते हैं कि पहले फिर क्रिकेट से ही शुरू कर लेते हैं। अब तक वर्ल्ड कप में जो कुछ पाकिस्तान के साथ हुआ है वो क्या हुआ है, क्यों हुआ है, हम क्यों तसलसल से अच्छा नहीं खेल पाए हैं, ऐसा क्या हुआ, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हमसे, थोड़ा सा अगर आप अपनी नज़र में बयान करें ज़रा अपने अल्फाज में। ये जो आपने सवाल किया है ये दोनों पहलुओं में जाता है। हम lastminute.com पे काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जब मुसीबत आती है तो फिर हम जाग जाते हैं। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप का इसकी ट्रेनिंग इन्होंने पहले कोई भी प्लान किया ही नहीं। मुझे तो नज़र नहीं आया इन्होंने क्या प्लानिंग किया। ये एडॉक बेसिस पे चलाते हैं और सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे जाके, इस तरह नहीं होता है। अगर तो आपके पास कप्तान क्रिकेट का अगर इमरान खान जैसा हो तो फिर मैं समझता हूँ आपके पास चांस है। आपके पास तो कैप्टन ही यूज़लेस आदमी है, लेकिन दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो हमने मार खाई है कैप्टनसी से खाई है, और नॉट प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि मैं समझता हूँ कि हमें बहुत पहले इसको तैयारी करनी चाहिए। देखें सक्सेस आ जाती है, अभी भी आप देखें कि वो न्यूजीलैंड ने 92 के अंदर हमने उसको हराया तो आगे आज फिर इसको हराया तो फिर हम अब थोड़ा सा जागे। तो द क्वेश्चन इज़ कि हम क्या लक पे चलते रहेंगे, किस्मतों पे चलते रहेंगे, दुआओं पे चलते रहेंगे। बाकी टीमें भी तो है ना, उनकी स्किल्स देखें और हमारी स्किल्स देखें। हमारे पास वर्ल्ड क्लास लड़के हैं बड़े ज़बरदस्त, लेकिन अफसोस ये है कि जब आपका बोर्ड एक टर्मोइल में होगा तो फिर आप ये क्रिकेट नहीं चला सकते। जो मर्ज़ी कर लें आप क्रिकेट नहीं चला सकते। क्रिकेट चलाने के लिए एक क्रिकेट वाले को आप इंचार्ज बनाएं जो कि क्रिकेट समझता है, खाता है, पीता है और उसने देखी है और खेली है क्रिकेट। तो ये आपकी फॉल्ट लाइन है, सिंपल इज दैट। सही, तो अब क्रिकेट बोर्ड पर ज़ाहिर है जो आप तनकीद करते हैं और ज़ाहिर है आप कहते हैं कि भाई काबिल लोग नहीं हैं, सिफारिशी भर जाते हैं, तो इसके अलावा दीगर ममालिक के कोचेज़ की खिदमत हासिल की जाती हैं, लेकिन नौजवान खिलाड़ियों के लिए वो मुश्किल हो जाता है फिर उनकी ज़बान समझना, क्योंकि ज़ाहिर है वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। तो अब इन वजूहात की बिना पर क्रिकेट टीम में बदगुमानियाँ भी पैदा हो जाती हैं, और ये बात आपको क्या लगता है कि क्यों समझ में नहीं आती हमारे बोर्ड के लोगों को? अब मुझसे क्या पूछें, ये क्रिकेट के लिए सारे इस तरह चिमड़ते हैं कि पता नहीं इसके अंदर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन कई चीज़ें हैं कि मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो एक क्रिकेटर होता है वो ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स को समझता है। वो देखता है कि आपका क्लब क्रिकेट उसने कैसे खेली है, फिर उसने डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न और प्रोविंस क्रिकेट कैसे खेली, बैंक्स में कैसा खेला। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रे एरियाज़, वो समझ के उनको रेक्टिफाई करता है। दैट्स ऑल इट इज़। लेकिन इन लोगों को पता कोई नहीं है, ये पोजीशंस पे आते हैं। आपके पास मैं समझता हूँ ये चेयरमैन आए, रमीज़ राजा आए हैं, माजिद आए हैं, नजम सेठी भी आए हैं, बड़े अच्छे इन्होंने किए हैं काम। द क्वेश्चन इज़ कि जब तक आपके पास, देखो अकबर द ग्रेट हम क्यों कहते हैं, जो अकबर है बादशाह मुग़ल, हम उसको ग्रेट क्यों कहते हैं? उसने 9 रतन रखे हुए थे। उसने वो लोग रखे हुए थे हर मज़हब के, और ऐसे लोग कि पूरे हिंदुस्तान को चलाते थे वो। आप भी रख सकते हैं, क्यों नहीं रखते हैं आप?
आपने वही जो पुराने ट्राई टेस्टेड फेल्ड बंदे आपने लगा दिए बोर्ड के अंदर, तो अब आपका बोर्ड क्या करेगा? मुझे बता दें, क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। आप गाड़ी जो सारी उम्र जिसने कल्टस चलाई है उसको मर्सिडीज दें, वो तो मर्सिडीज का बड़ा घर कर देगा वो पकड़ के। तो आपको कॉम्पिटेंट लोग, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, दैट इज द वे इट इज। अब जो चेयरमैन आते हैं, इनकी मजबूरियां, इनके पीछे लोग लग जाते हैं, सर इसको लगाएं, उसको लगाएं, इसको लगाएं, ये करें, वो करें। वो बेचारे डर के उनको लगा देते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे लॉन्ग टर्म। आपने लॉन्ग टर्म देखना है। चेयरमैन्स आएंगे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट ये बेहतर ही होती जाएगी, लेकिन इसका कौन? अच्छा, अब आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि 1993 में वो राशिद लतीफ़ साहब ने जावेद मिराज को थप्पड़ मार दिया था, फिर उसके बाद आपकी बात हुई राशिद साहब से फ़ोन पर और वजाहत हुई कि भाई थप्पड़ वाली बात जो है वो गलतफहमी की वजह से निकल गई थी। तो उसकी हकीकत क्या थी, असल हकीकत उस थप्पड़ की? क्योंकि अभी तक अवाम जो है वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि हुआ क्या था। देखें, ड्रेसिंग रूम में इश्यूज हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है या था, ठीक है, चपेट फिजिकल किसी को नहीं मारी, राशिद ने बिल्कुल नहीं मारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा। लेकिन अंग्रेजी के अंदर एक टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप किसी जूनियर सीनियर से इस तरह कोई बात करता है तो वो अंग्रेजी में कहते हैं स्लैप इन द फेस, दैट्स ऑल। उर्दू के अंदर आप कहें कि हाँ जी चपेट मारी है, मेरा ख्याल है वो लफ्ज़ गलत है। यहाँ मुझे अंग्रेज़ी से ही कह देना चाहिए था स्लैप इन द फेस, ख़त्म होगी बात। तो वो एक इंटरप्रिटेशन गलत हो गई, ऐसी कोई बात नहीं थी। डिस्टर्बेंसेस थे क्योंकि वो टूर बड़ा डिस्टर्ब टूर था। हमारे लड़के पकड़े गए थे ग्रेनाडा के अंदर, जहाँ के फिर मैं लंदन से एंटीगा गया और वहाँ भी काफ़ी टेंशन्स थी टीम के अंदर। तो थिंग्स weren't वेरी गुड एट ऑल। और मैं यही कहूँगा कि ये बस वो कहते हैं ना, स्टॉर्म एंड अ टी कप बन गया है। राशिद इज़ अ गुड फ्रेंड, मियादाद मेरा और वो हमारा, बल्कि वर्ल्ड कप में डेब्यू भी इकट्ठे हुआ है, इमरान का में जावेद का और मेरा। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन येस, जो मैंने बात कही है वो लोगों को शायद बुरी लगी होगी, बिल्कुल लगनी चाहिए, क्योंकि ऑन हाइंडसाइट मैंने कहा यार ये चपेट तो इज़ नॉट अ गुड वर्ड एट ऑल। तो बस दैट्स अबाउट इट, नथिंग एल्स। सही। तो वो फिर राशिद लतीफ़ साहब की तरफ से हट जाने का नोटिस जो भेजा था, वो फिर वो वाली बात भी ख़त्म हो गई या अभी मसला मौजूद है? कुछ बात हुई आपकी? नहीं, मेरी राशिद से 2 दफ़ा बात हुई है। तो मैंने मुश्ताक ने और अफरीदी बैठे हुए थे एक प्रोग्राम के अंदर, मैंने तो उसको एक्सप्लेन कर दिया जिस तरह आपको किया है। There was no point malicious कि भाई किसी को या हर्ट किया जाए या किसी को तनकीद किया जाए। नो, ये बात हो रही थी टीम की इनडिसिप्लिन की, कि इनडिसिप्लिन नहीं होनी चाहिए कोई भी लेवल के ऊपर अप हो। That's all it was, nothing more, absolutely not। ख़त्म होगी बात। सही। तो जो डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं आप, टीम में डिसिप्लिन ना होने की बात कर रहे हैं, अभी भी आजकल भी कुछ खबरें थी कि जी पाकिस्तान की जो टीम है इस वक्त की, उसके अंदर तासुर ये आ रहा है कि ग्रुप ऐसा है जो बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की कोशिश कर रहा है। तो ये अभी भी कुछ डिफरेंसेस की खबरें हैं आपके पास कि ऐसा कुछ है, तकसीम है? कोई कह रहे हैं कि जी शाहीन आफरीदी को कप्तान बना दो, कुछ इस तरह के मसाइल हैं? यही चीज़ तो मैं बात कर रहा था जब हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, मुश्ताक, मैं और ये शायद भी बैठा हुआ था, तो मैं यही बात कर रहा था कि देखो टीम के अंदर ये इनडिसिप्लिन होता है। आप ग्रुपिंग बना लेते हो टीम के अंदर और फिर क्या होता है, सीनियर्स की ये अच्छी बात नहीं है। आपको हमेशा बड़े की इज़्ज़त करनी चाहिए, दैट्स द वे हाउ इट इज़। और ये जब आप जो कह रहे हैं कि भाई वो टीम के ग्रुपिंग, यही तो इनडिसिप्लिन होता है। आप टीम के मोराल, और भाई आप कौन है? सिलेक्टर्स हैं, इंज़माम सेलेक्टर हैं, इंज़माम कैप्टन बनाएंगे, इंज़माम सेटअप जो करेंगे वो करेंगे। लेकिन ठीक है, मेरी नज़र के अंदर वो कैप्टन वीक है, बट इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, यस। लेकिन इसका एक हल ड्रेसिंग रूम में नहीं होता, इसका हल होता है जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, फिर आके आप मीटिंग करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं, एंड दैट्स वेयर यू रिजॉल्व। इन द मिडल ऑफ अ टूर आपने जो बात कही है, तो ये अच्छी बात नहीं है। मेरी नज़र में ये इनडिसिप्लिन है, मेरी नज़र में ये पाकिस्तान क्रिकेट को एक नुकसान पहुंचाने वाली ये चीज़ होती है जो टीम की ग्रुपिंग हो जाती है। 93 के अंदर भी ग्रुपिंग हो गई थी टीम के अंदर। सो द थिंग इज़ क्या ये इसी तरह हम अपनी क्रिकेट को आगे लेके चलते रहेंगे?
इस तरह नहीं चल सकते हैं कभी भी, ये गलत बात है। सही। चलें अब आते हैं कुछ सियासत की तरफ। आपको क्या नज़र आ रहा है जी, सियासत किस रुख पर जा रही है पाकिस्तान की? इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, कौन सी जमात अक्सरियत हासिल करेगी? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? देखें, इलेक्शंस फेयर एंड फ्री होने चाहिए, इसी का नाम इलेक्शन है। अगर आपको याद हो तो एक ख़ातून है, शायद हयात हैं अभी, ज़ीनत रशीद, ये पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट अब्दुल रशीद की बेटी हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जब कायद आज़म के गवर्नर जनरल के इलेक्शंस हो रहे थे तो उन्होंने कहा, मिस्टर जिन्ना, मैंने आपके लिए अंग्रेज़ी में कहा, मैं 4 दफ़ा वोट दे के आई। तो जिन्ना साहब ने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, मैं शलवार कमीज़ पहन के गई, फिर साड़ी पहन के गई, फिर मैंने वो दुपट्टा ले लिया, फिर एक अपना दूसरा एक ड्रेस पहन के चली गई। तो जिन्ना साहब ने, वो बताती हैं अपनी ज़बान में, जिन्ना साहब ने कहा, अभी जाओ और ये वोट वापस करो, मुझे कोई शौक़ नहीं है इन वोटों के साथ पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनेगा। ये होती है इंटेग्रिटी, ये होती है चीज़। तो अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यार आपको 4 ऑनेस्ट वोट मिल गए ना, वो बहुत कीमती हैं। ये 400 झूठे वोट मिले, ये कीमती नहीं है, ये बेईमानी है, ये करप्शन है। ये पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के एक मुंह के ऊपर एक स्याह दबाव होगा, ये हमें नहीं चाहिए। पीटीआई आपकी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसको आप आने दो। क्यों आपने रोका भाई? हाँ, 9 मई को हम सब कंडेम करते हैं, पीटीआई ने भी कंडेम किया, हर एक ने किया है, लेकिन सारी पार्टी तो नहीं है ख़राब यार। आप क्या पार्टी को आप कहो कि तुम नहीं इलेक्शन लड़ सकते? क्यों? ये पीडीएम क्यों बनी थी? एक आदमी के लिए। वो आदमी चला गया, आपस में आप देख लो, एक दूसरे को कह रहे हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराओ, लेवल प्लेइंग फील्ड दो। और यार वो आदमी तो चला गया है लेकिन द क्वेश्चन इज, वो आदमी क्यों गया? जो भी गया, अगर उसने कोई गलत काम किया, आप ट्रायल कराएं उसका, लेकिन उसकी पार्टी को तो इलेक्शन लड़ने दो यार। ये चीज़ आज हम चलो एक जज्बात में या वेंडेटा में या रिवेंज में या किसी का रिएक्शन में ये आप करेंगे। याद रखना, आज से 5 साल के अंदर ये कहानी आपके सामने नई आ जाएगी कि इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था, उसने ये करवाया था। ये निकल आएगी, हर जगह निकलती है। हमको दूसरे यहाँ तो ऐसे ऐसे चीज़ें निकल आती हैं, आपको पता नहीं है। तो मैं यही कहूँगा, पाकिस्तान पहले मेरे भाई, पाकिस्तान पहले। पाकिस्तान को आगे रखोगे, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। आपने और मैंने तो चले जाना है, लेकिन हम क्या लेगेसी क्या यही छोड़ के जाएंगे कि मैंने बेईमानी की, करवाई या हुई या होती है या होने वाली है, इस तरह की चीज़ ना। इससे हमें बालातर रहना है, हमने आवाम का सोचना है। और क्यों सोचना है? इसलिए कि आपकी महंगाई इतनी बढ़ गई है, और अभी जो भी हुकूमत आएगी, आज भी मैं आपको बता दूँ 2 चीज़ें, एक तो इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, दूसरा जो भी आएगा वो आपका इकोनॉमिक जो यू टर्न है बड़ा मुश्किल होगा। आज का वक्त है, मिलो, इकट्ठे बैठो फॉर द सेक ऑफ द कंट्री और ईमानदारी के साथ। हमारा मज़हब किस चीज़ पे है? नियत पे। नियत साफ़ कर लो, सब चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, आपको क्या लगता है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी इलेक्शंस में, या फिर जैसे सब लोग कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे, आपको भी ये लगता है? देखें, ये तो इलेक्शन आपको बताएगा, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इन इलेक्शंस को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप पहले एक प्री मेडिटेटेड चीज़ आप कर दें कि वो होगा, ये होगा, फलाना होगा, वी डोंट नो। हाउ डू यू नो कि नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हो जाएंगे? मुझे बता दें आप, कैसे होंगे? अल्लाह करे हो, अल्लाह करे ये इमरान भी हो, अल्लाह करे जरदारी भी हो, अल्लाह करे बिलावल, जो मर्जी है। हमें तो भाई, हमें तो आदमी चाहिए जो पाकिस्तान की खिदमत करे, हमने तो उसको देखना है। अब मियाँ नवाज शरीफ आए हैं, ये सारे पीडीएम में थे, अब वो नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमें ये फेवरेट हो गए, ये लाडले हो गए, जो कि आपने पहलों पे लगाया था। अब वो लाडला आउट हुआ है, अब आपका लाडला 2 आ गया है। तो ये आप क्या, हर एक को हम यही करते रहेंगे, वो लाडला है, वो लाडला नहीं है, हाँ मैं जीत जाऊँ, मैं ठीक हूँ। ये जो है ना, ये बड़ी क्या कह रहे हैं इसको, मुनाफकत कहते हैं, हिपोक्रेसी कहते हैं।
तो ये ऐसी मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो अब इस पूरी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी कहाँ नजर आती है आपको? देखें, मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थी पूरे पाकिस्तान में जब भुट्टो साहब थे। उसके बाद ये फॉर देयर ओन आप कह लो कि फेलिंग्स, शॉर्ट कमिंग्स, नॉन डिलीवरेंस, इनको वोट नहीं मिला। ये एक मार्जिनलाइज्ड और रीजनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, जो कि अफसोस होता है क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट पूरे पाकिस्तान में है। लेकिन अंदर ही अगर आप काम नहीं करेंगे तो जो मर्जी आप हो, लोग आपको वोट नहीं देंगे। पीटीआई को वोट क्यों दिया था? इसलिए दिया था कि पीएमएलएन में शॉर्ट कमिंग्स थी और पीपीपी के अंदर। फिर यहाँ से नया एक नैरेटिव निकला, ये सिलेक्टेड है। तो अगर आप काम नहीं करेंगे तो जो इस्टेब्लिशमेंट है तो वो तो फिर इस तरह ही करेगी। इस्टेब्लिशमेंट को रिजल्ट चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सीरियसली रिजल्ट चाहिए, क्योंकि अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे इस्टेब्लिशमेंट फिर ख़त्म हो जाती है आपकी, वो कहाँ से अपने आप को रन करेगी। तो आपने एक इस तरह का सिस्टम बनाना है इकोनॉमिकली कि जो कि कंड्यूसिव हो टू योर करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, वो नहीं है। राइटली सेड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अफगान महाजरीन अपने वतन वापस भेजने का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू किया हुआ है, जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम है, और अफगान हो या कोई और हो, तो ये फैसला आपके ख्याल में पाकिस्तान पर किस तरह असरअंदाज होगा? देखें, इसमें मेरा बड़ा एक अपना एक मुख्तलिफ ओपिनियन है। यहाँ इलीगल जो है वो इलीगल है। जो रेफ्यूजी है, रेफ्यूजी और इलीगल में फ़र्क है। रेफ्यूजी इलीगल नहीं है, इलीगल इलीगल है, जो कि गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में एंटर हुआ है, उसको तो निकालो ना बाहर, इलीगल्स को। जो रेफ्यूजी है, जो रिपैट्रिएशन आप करते हैं, आपको चाहिए पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशंस, अफ़गानिस्तान कि ये जो बेचारे अपने घर वहाँ से छोड़ के आए बिकॉज ऑफ द अफ़गान वॉर, ये जाके कहाँ रहेंगे? हाँ, क्या ये एक ज़िंदगी इनकी 10 साल यहाँ गुजरी है तो जाके टेंटों में रहेंगे वहाँ? हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात करते हैं ना, हम गाज़ा की बात करते हैं, तो फिर ये भी हुई है हमारे साथ, ये भी हमारे बहन भाई हैं यार, ये भी मुसलमान है। तो इनको मैं समझता हूँ अफ़गान गवर्नमेंट को पहले इसकी तैयारी कर देनी चाहिए थी कि हाँ आप आएंगे, यहाँ आपको रीसेटल करेंगे ताकि आप एक नॉर्मल ज़िंदगी करें। बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, उठा के आपने वहाँ फेंक दिए, कहाँ जाएंगे? इनका 1 साल 2 साल ये मूवमेंट के अंदर ही ख़राब हो जाएगा। ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये कहाँ जाएंगे फिर हम? तो ये जो चीज़ें हैं, इसको मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों पर गौर व फिक्र पहले करना है। लेकिन हमें lastminute.com सही है, वही बात है ना कि जो गवर्नमेंट जो है अफगानिस्तान की वो लेना ही नहीं चाहती इन लोगों को, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि गैर कानूनी तौर पर जो यहाँ पर है उसे तो जैसे आपने भी कहा कि जी वापस जाना है। फाइनली गज़ा का आपने कहा नाम लिया, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो दुनिया के लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक के हुक्मरान इसराइल के हिमायती हैं, पब्लिक कहती है कि जी इसराइल जुल्म कर रहा है और ज़ाहिर है जुल्म कर रहा है। ये मामला कहाँ तक जाएगा? ये मामला 70 साल से उधर भी चल रहा है, ये मामला हमारा हर हिंदुस्तान के भी 70 साल से चल रहा है, 74-75 हो रहे हैं। द क्वेश्चन इज़, यहाँ जो लोग बेचारे मारते हैं कश्मीर का, हाँ। ये कौन है? ये भी मुसलमान है, कईयों के तो हमारी तो डायरेक्ट रिश्तेदारी भी है। तो द क्वेश्चन इज़, वहाँ जो कर रहे हैं ये बिल्कुल इनह्यूमन कर रहे हैं, और यहाँ जो कर रहे हैं, इंडिया जो कर रहा है, ये भी इनह्यूमन कर रहा है। इसने वही चीज़ की है, एक्सेप्ट के बॉम्ब्स नहीं मारे, उन्होंने रॉकेट्स एंड बॉम्ब्स मारे, इन्होंने पैलेट्स मारी हैं। अब प्रेग्नेंट औरतों को, मेरे भाई, प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट्स मारे हैं इन्होंने। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मैंने तो काम किया हुआ है ट्रैक 2 के ऊपर कश्मीर सेंटर्स में, ब्रसल्स में, तो मैंने तो देखा हुआ है कि इन्होंने कि ये क्या क्या नहीं किया। हमने 42 मेंबर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट को बताया है कि वो जो अटेंड करते हैं डिस्कोर्सेस कि ये हिंदुस्तान कर रहा है, कख नहीं होया। तो आज फ़लस्तीन के साथ जो हो रहा है इस वक्त, जो नया थिएटर है 75 ईयर ओल्ड थिएटर, आज भी वही हो रहा है। ये क्यों हो रहा है कि हम बहैसियत एक मुसलमान के हम यूनाइटेड नहीं हैं, हमारे में यूनिटी नहीं है। करते हम सारे अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत आप पे हो, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह की आप पे भी हो। क्या हम इस पर बिलीव करते हैं? ये अभी मुंह से निकाल देते हैं।
फिर हम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हम रहम कर रहे हैं, किसी पे नहीं कर रहे, हम बातें वाले हैं। जब तक OIC इकट्ठी नहीं होगी, सख्ती के साथ स्टैंड ले लो यार। जो इजराइल की जो प्रोडक्ट है वो पैसा ही है ना उसका, पूरी दुनिया में उसकी फर्में चलती हैं, पैसा लगा हुआ है। हाँ। वो यार हम खुद कर सकते हैं। हमारे पास मिडल ईस्ट में जो मिडल ईस्ट है ये नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है। पैसा इनके पास है, हमें दें, हम आपको करके देंगे। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना के दिया, हम और भी कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ मौजूद है। yes. इस वक्त बदकिस्मती से बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट एंड बिकॉज ऑफ आई थिंक ये मैनेजरियल प्रॉब्लम है, हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। ये सब कुछ ठीक हो सकता है एक ही तरीके से जो हमारे कायद-ए-आज़म छोड़ गए थे, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरी उम्मा के लिए। दैट्स द वे फॉरवर्ड। बिल्कुल, यस बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी पीजे मीर साहब जनाब पर, यानी परवेज़ जमील मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और सियासी और क्रिकेट दोनों मामलात पर गुफ्तगू हुई। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं सेहत के शोबे की, और हुकूमत जो है हमारी वो हेल्थ के सेक्टर में कलीलुल मुद्दत और तवीलुल मुद्दत इस्लाहात के हवाले से कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में बड़े शहरों में तो किसी हद तक सेहत की सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन जो छोटे शहर हैं, जो कस्बे हैं, उनमें तवज्जो देने की काफ़ी ज़रूरत है। और इस वक्त जो प्लान है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का वो ये है कि पाकिस्तान में 500 के करीब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बेहतर बनाया जाए, और इसके अलावा जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ये भी इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उसका टॉप एजेंडा है। निगरान वज़ीर सेहत जनाब नदीम जान साहब हमारे मेहमान हैं, उनसे जानते हैं कि क्या क्या इस वक्त एक्शन चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। इस वक्त जो एजेंडा चल रहा है और कल की जो खास तौर पर जो एक्टिविटी थी, मैं चाहता हूं कि आप जरा नाज़रीन को बताएं कि हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है सर। अच्छा, हम जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का एजेंडा है जिसको हमने साइन किया हुआ है, उसकी 3 डायमेंशंस है। एक उसकी है कि आपकी जो डिमांड सप्लाई साइड है, हेल्थ फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, रिफर्बिशमेंट और HR उसमें अवेलेबल हो। दूसरा उसका है डिमांड साइड। डिमांड साइड का ये है कि लोगों में अवेयरनेस हो और लोग इस काबिल हो कि वो अफोर्डेबल सर्विसेज हो और वो अवेल कर सके। दोनों पे हम काम कर रहे हैं, तीनों पे बल्कि हम काम कर रहे हैं। तो ये जो 500 हेल्थ फैसिलिटीज़ ये डैमेज थी, फ्लड्स की वजह से काफ़ी उसको नुकसान पहुंचा था। उसके लिए हमने ये किया कि कुछ डोनर्स और उसको मिला के WHO के ज़रिए, ताकि एक क्विक वन विंडो ऑपरेशन हो, वो हमने असेसमेंट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फजल किया, वो मान गए, और कल हमने इसको फॉर्मली प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको लॉन्च किया, इस इंटरवेंशन को। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में लार्जेस्ट फास्टेस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर इंटरवेंशन है। ये हम इंशाल्लाह कंप्लीट भी करेंगे जनवरी से। मुराद ये कि कितने 2 महीनों में 2 महीनों में 500 हॉस्पिटल्स इसी काबिल हो जाएंगे, सारे 500 के 500। हमारे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। हम और पाकिस्तान बहुत अजीम मुल्क है। मैं ये बताऊं, यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। तो ये 2 महीने में ये 500 जो है ये रिवैम्प होंगे। ये इंशाल्लाह जनवरी में प्राइम मिनिस्टर साहब एक का इफ्तिताह भी करेंगे, और हम फिर आपके तवासुल से दिखा भी सकेंगे कि ये पहले किस हालत में थे और अभी किस हालत में, और फिर पेशेंट्स का फ्लो। अच्छा, इसके साथ साथ हमने जो उसमें इनोवेशन मजीद लाई, वो एक रेफरल मैकेनिज्म हमने डेवलप कर दिया कि प्राइमरी लेवल से अगर पेशेंट ठीक नहीं होता या नहीं होती, सेकेंडरी में जाती है या टर्शरी में जाती है, और फिर उसी साइड से हमें फीडबैक भी प्राइमरी को आ जाए कि आपके पेशेंट के साथ क्या हुआ। तो वो एक मैकेनिज्म और डिजिटलाइज होगी ये मैकेनिज्म, यानी हमारे वेबसाइट्स, हमारे उसमें डाटा सिस्टम में इसकी एंट्री होगी, उसको हम ट्रेस कर सकेंगे। सही। इसके साथ साथ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम जो है, हम उसमें इनोवेशन ला रहे हैं। हम पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लाना चाहते हैं। बाकी सूबों के साथ हमारी तय हो चुकी है। KP की चूंकि अपनी एक इनिशिएटिव थी, तो हम उसको एक टेलर में करके एक हो जिसमें गरीब बिल्कुल फ्री हो और कुछ को पेमेंट का मैकेनिज्म भी हो, ताकि वो सस्टेनेबल रहे।
अच्छा, तो अब ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगी, यूनिवर्सल इंश्योरेंस जिसकी आपने बात की, ये पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए एप्लीकेबल होगी और उसमें क्या क्या कवर होगा? जी बिल्कुल, इसमें सारी जो इमरजेंसी केयर है, जो नोटिफाइबल डिजीज़ हैं, उसमें सारी डिजीज़ होंगी, इवन क्रॉनिक डिजीज़ भी उसमें शामिल होगी। सिर्फ हम ये सूबों के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स जो खर्चा करते हैं सेहत पे प्राइवेट सेंटर में या फार्मेसीज में, वो पूल करे और जो अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत कलील अमाउंट इसमें पूल करें, उसमें दे दें, तो ये एक सस्टेनेबल प्रोग्राम होगी और उनकी सारी ज़रूरियात और उनकी फैमिलीज़ की कवर होंगी। इसमें बेशक गरीब जो है वो बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन ये इस तरह का सिस्टम तो अमेरिका आज तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सका। अमेरिका में तो हेल्थ केयर का सबसे बड़ा फड्डा है। हाँ, अमेरिका में तो सारा वो प्राइवेटाइज्ड है और वो उनका तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें तो हेल्थ कॉस्ट बहुत बड़ी है। बाकी दुनिया में भी हेल्थ कॉस्ट बड़ी है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हेल्थ केयर रिफॉर्म्स एक एजेंडा होता है जो प्रेसिडेंट तकरीर कर रहे होते हैं उस पर। ये हेल्थ जो है, मैं हर वक्त ये बात करता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन आपका बहुत बड़ा इंटरफेस है पब्लिक के साथ। कौम बनाने के लिए आपको शायद बाकी जो बिजली वगैरह की ज़्यादा इतनी ज़रूरत ना हो, लेकिन आपकी एजुकेशन और आपकी हेल्थ को आला मेयार की सर्विसेज देते हुए, दोनों को शऊर देते हुए और वो सर्विसेज इन टाइम प्रोवाइड करने के, उसमें अगर आप बेहतरी ला सकते और वो पहुंचा सकते तो आपके मुल्क में अमन अमान, शांति और प्रोग्रेस और डेवलपमेंट बिल्कुल होगी। अच्छा, अब ये जो है यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो है, ये तो चलो कुछ कंट्रीब्यूशन होगी सबकी और तमाम लोगों को ये मिल जाएगा, ये हमने अपने सोर्सेज से किया है। ये जो 500 हेल्थ केयर यूनिट्स को जो है रिवैम्प कर रहे हैं हम, इसके अंदर हमारा कितना फाइनेंस लगेगा? अच्छा, इसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट का 1 रुपये भी नहीं लगेगा। क्या बात? ये जी हाँ, ये जो 2-3 अरब रुपए हैं, इसको हमने एक्यूमुलेट किया है WHO के ताउन से। बहुत सारे डोनर से आपको पता है, मेरे से बहुत सारे एम्बेसडर मिलते हैं, तो मैं मुफ्त में किसी से नहीं मिलता। जब वो आते हैं तो हमारा एक एजेंडा होता है, मैं पहले तय कर लेता हूँ किसी एजेंडे पे बात करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, ऑप्शंस हैं, क्रेडिबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो क्यों ना हम करें। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं और मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे स्टेट ऑर्गन्स मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ जो मतलब एक कॉमन पाकिस्तानी के जहन में भी ये सवाल आएगा कि जब ये चीज़ अब हो सकती है तो इससे पहले क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि हम तो 75 साल हो गए, सारे लोग बीमार भी होते हैं, सब लोग बाहर भी जाते हैं इलाज करने के लिए, ये चीज़ पहले क्यों नहीं हो पा रही? अच्छा, ये तो एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, इसका हल भी मेरे ख्याल में वो सारे अवाम दे सकते हैं। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में टेक्निकली तो हमारी मिनिस्ट्री शायद इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो अभी जो हम टीम लाए हैं और जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं और जो लोग ला रहे हैं। मैंने एक हेल्थ एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, अच्छा, जिसमें दुनिया के पाकिस्तानी टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स हैं, जैसे प्रोफेसर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो, पूरी दुनिया में उसका एक नाम है। इस तरह बाकी हमारे डॉक्टर वकार हैं, डॉक्टर रशीदन अपना वाले सारे इसमें हमारे साथ हैं। तो एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स है जो हमें फ्री एडवाइस दे रहे हैं, कोई खर्चा हमसे नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और वो जस्ट बिकॉज कि वो पाकिस्तान, हाँ, वो पाकिस्तान को ओन कर रहे हैं। और वो नेटवर्क हम आगे भी, कल भी मेरे से पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं वो मिले थे, वो बड़ी वलवला मैंने पाया उनमें। यानी हमारी डियास्पोरा जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहती है, आप उनको चांस दें। तो हम उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं और इनके साथ ही इंशाल्लाह हम मज़ीद इनोवेशन और मज़ीद इंटरवेंशन ला रहे हैं। हॉस्पिटल्स, ट्रामा सेंटर, इंशाल्लाह ये भी हम संग बुनियाद रखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो उसको आगे चलाएगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कंटिन्यूटी, वो तसलसल जो है वो एक सक्सेशन प्लान मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, जब हमने जाना हो तो वो उसको सेल भी करेंगे सारों के साथ। और मेरे ख्याल में सारे पॉलिटिशियन पाकिस्तानी होते हैं, उनके दिल में भी वही जज्बा होता है, वही वलवा मुल्क है। थोड़ी सी हमारी जो जितना हमारा बनता है रोल कि हम एडवाइस कर सके और वो हम एडवाइस दे देंगे, सक्सेशन प्लान बना लेंगे और इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, फाइनली मैं आपका एक और बयान भी पढ़ रहा था गजा के हवाले से। आपने वहाँ की जो मेडिकल इश्यूज जो चल रहे हैं, जो लोगों को मेडिकल सहूलियात नहीं मिल रही हैं, अस्पताल तबाह किए जा रहे हैं, उसके हवाले से भी आपका एक बयान था। कैन वी डू समथिंग फॉर देम? अच्छा, इसमें पाकिस्तान ने लीड लिया। मैं अभी होके आया हूँ मिस्र में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस WHO की, जिसमें सारे अमरों के ममालिक थे, सारे वज़रा थे। पाकिस्तान टुक ए लीड। हमने कहा कि हमें एक्सेस दिया जाए हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने के लिए, और हमने एक्सटेंड लिया कि हेल्थ को एपॉलिटिकल होना चाहिए दुनिया में। और ये कल मैंने जो हमारे पास अपने डिप्टी स्पीकर आए थे न्यूयॉर्क असेंबली के, उनसे और जो अमेरिकन आए थे उनसे भी हमने कहा कि हमारी इस नैरेटिव को आप प्रमोट करें। हेल्थ को एपॉलिटिकल होना चाहिए, जहाँ पे भी मरीज़ हैं, जहाँ पे भी विक्टिम है, हमें उस तक एक्सेस और सर्विसेज पहुँचानी चाहिए। इंडी मैंने इसमें लीड रोल लिया, उन्होंने मेडिसिन हमारी भी ताउन से उन्होंने काम किया और वो मेडिसिन और सर्विसेज। अब भाई मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ
तक 500 ट्रेंड डॉक्टर्स जो मुझे बार बार कह रहे हैं कि हम एक्सेस दे दें तो हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास एक रिच कैपिटल है, इस तरह पैरामेडिक्स भी है। मसला उधर तो वो जो आपको ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के चैलेंजेस का पता है, लेकिन हम बार बार दुनिया में ये एडवोकेट कर रहे हैं कि पेशेंट कम्स फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ एनी क्रीड, कलर, रिलीजन, एथनिसिटी। वी नीड टू रीच अ विक्टिम, वी नीड टू रीच द पेशेंट। और ये दुनिया WHO को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, DG ने जो WHO के DG वो हमारे स्टैंड को मुकम्मल आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने बार बार इसको कहा है कि ये जो बम्बारियाँ हो रही है उनको हमने कंडम किया। पाकिस्तान के स्टेट ने सारी जुल्म जो हो रहे हैं उसको कंडम किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, चीफ साहब ने, सब ने। और स्टेट की ये पॉलिसी है कि हम वो जो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रफी है उसके सीज फायर चाहते हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। हम सीज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सीज ऑफ वाटर, सीज ऑफ न्यूट्रिशन, सीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहते। ये नहीं चाहते, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं आपको। पाकिस्तान की अफवाज ने माजी में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब जंग लड़ी और दहशतगर्दों को पाकिस्तान से मार भगाया, और आज एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के तारीख साए लहराना शुरू हो रहे हैं। और इससे पहले भी दहशतगर्दों ने इस्लाम की गलत तशरीह का सहारा लेते हुए अपने मज़मूम मकासद को का एक जवाब बनाने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने उसे तस्लीम नहीं किया। इस बार फिर दहशतगर्द वही अपना पुराना जवाब लेकर आए हैं और पाकिस्तान के जो उलमा हैं उन्होंने बर वक्त इनके खिलाफ एक फतवा दिया है। ये है जी पैगाम पाकिस्तान डॉक्यूमेंट जो कि मेरे हाथ में है। इस पैगाम पाकिस्तान डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है, ये क्या फतवा है, 1800 उलमा क्या कह रहे हैं, इस्लाम और दहशतगर्दी को किस तरीके से वो बिल्कुल अलग अलग करके सबके सामने रख रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन और मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। सर, ये है जी पैगाम पाकिस्तान। हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये पैगाम पाकिस्तान क्या है और क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और 92 टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि आज बहुत ही अहम मौजू पर आज का ये प्रोग्राम जो है इस आपके प्रोग्राम में रखा गया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो पैगाम पाकिस्तान है ये पाकिस्तान का एक वो अज़ीम फतवा और एक अज़ीम बयानिया है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2000 से ज़ायद उलमा ने 2018 में और अब तक जो है 10,000 के करीब उलमा, मुफ्तियान किराम, मशाइख उज़्ज़ाम ने दस्तखत किए हैं। और इसके अलावा इमाम काबा ने, जामिअतुल अज़हर के जो शेखुल अज़हर हैं उन्होंने, और दुनिया भर के जो मुफ्तियान उज़्ज़ाम हैं जिनको स्टेट मुफ्ती हम बोलते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर दस्तखत किए हैं। ये पैगाम पाकिस्तान वो फतवा है जो कि जिसमें दहशतगर्दी को, इंतहा पसंदी को, इंतशार फैलाने को, ख़ुदकश हमलों को हराम करार दिया गया है। और रियासत के होते हुए और मुल्क के होते हुए मुसल्लह जद्दोजहद और इसी तरह जो मतलब हथियार को उठाता है या असले को उठाता है, इसके ख़िलाफ़ जो है इसमें बात की गई है कि कतान शरई तौर पर यह जायज़ नहीं है और इसको हराम करार दिया गया है। हम ये समझते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह की रहमत है, बिल्कुल, और हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। बिल्कुल, बिल्कुल। और रियासत के होते हुए, इदारों के होते हुए ऐसे लोग जो कि मैं समझता हूँ कि दहशत और वहशत को फैलाना चाहते हैं, और फिर हमारे इदारे, हमारी सिक्योरिटी इदारे जो कि मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अमन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो इन लोगों का काम है, जैसे आपने देखा बलोचिस्तान में, ज़ोब में और खैबर पख्तूनख्वा में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये काम इस तरह के करते हैं। और मैं समझता हूँ ये आलाकार होते हैं दुश्मन के, और इनका काम है कि मुल्क के अंदर किसी तरह जो है मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह इस फतवे ने जो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में आया, इसने इन तमाम जो दहशत वहशत और दहशत गर्दों की कमर को तोड़ा है। अब मजहबी तौर पर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, और इसमें उलमा बरेलवी,
उलमाए देवबंदी, उलमाए अहले हदीस, उलमाए शिया और फिर दुनिया भर के हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यद उलमाए कराम ने इस पर दस्तखत किए और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हर घर की आवाज़ बन रहा है। आज देखें, बात यह है कि ये जो हमारी अफवाज है जो मुल्क के अमन के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है और वो हमारा फ़ख्र है और यकीनन मज़बूत मुल्क उसी वक्त बनता है जब मज़बूत इदारे होते हैं और आज हमें ये फ़ख्र है कि हमारे इदारे मज़बूत हैं और कोई दुनिया का जो दुश्मन मुल्क है वो हमारी तरफ देख नहीं सकता, नहीं उठा सकता और वो समझते हैं कि ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का किला है। अच्छा, तो इसमें ये बात भी लिखी गई है कि जो भी दहशतगर्दी की तरफ जाता है या उसके में मुलव्विस होता है वो इस्लाम से खारिज उसको हमने कहा। हाँ बिल्कुल, जब हराम करार दे दिया गया और इस्लाम से खारिज किया दिया, बल्कि देखें ना, बात यह है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन औ फसाद फिल अर्द फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअन, कि जिस इंसान ने मतलब कत्ल किया किसी को, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया और जिस इंसान ने एक इंसान की जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत की जान हुआ। और फिर इन लोगों के लिए फरमाया कि ना हक किसी मोमिन का कत्ल, उसका ठिकाना क्या है? जहन्नम, और हमेशा हमेशा जहन्नम में वो रहेगा। तो आज ज़रूरत है इस बात की है कि हम अपनी सफ़ों में वहदत को पैदा करें और आज पूरी कौम आज हमारे मेंबरों महराब अल्हम्दुलिल्लाह इस पैगाम पाकिस्तान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। इसी के हवाले से ये ज़ाब्ता इखलाक जो है बनाया गया और इस्लामी नज़रियाती कौंसल में इसकी बाकायदा एक इजलास जो है वो किया गया जिसमें पूरे मुल्क के उलमा जो हैं वो बैठे और उसमें तमाम मसालिक के और उसमें फिर तय किया गया कि हमने इस्लामी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि आज हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद को पैदा करें, वहदत को पैदा करें और ऐसे लोग जो कि हम समझते हैं कि ये मुल्क के अमन के साथ खेलना चाहते हैं, लोगों की जानों के साथ खेलना चाहते हैं, इनको अपनी सफ़ों से बाहर निकालें। अच्छा, इस ज़ाब्ता अखलाक के अंदर एक और चीज़ भी मैं ज़रा आपसे चाहूँगा, इस पर आप रोशनी डालें कि एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक पहुँचा आगे, कि जितने भी हमारे मसाजिद हैं उनसे जो खुतबात हो रहे होते हैं वो चेक्ड हों और वो मंजूर शुदा हों, क्योंकि बहुत मरतबा कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर लोग उसका वो जवाज़ बना लेते हैं। वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? नहीं, मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात, मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उसमें ये बातें आती रहीं और होती रही हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि इसको एक अपना मौजू का हिस्सा हम बनाएं। सही। दूसरा ये है कि मुख्तलिफ़ खुतबात को जो है तरतीब दिया जाए और कोई ऐसी दिल आज़ारी की बात ना की जाए। अच्छा, इसके लिए मुख्तलिफ़ फोरम्स बना दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से और अगर वो कोई भी इंसान या कोई शख्स या कोई ख़तीब या कोई ज़ाकिर या कोई मौल कोई भी ऐसा काम करता है तो उसके लिए बाकायदा फिर उसकी जो चीज़ है उसको देखा जाता है और फिर अगर वो मतलब बंदा गिल्टी होता है, मतलब कि वो इस तरह इंतशार फैलाने तो उसके लिए बाकायदा जो है ना फिर इदारे हरकत में आते हैं और पुलिस हरकत में आती है और फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है ना वो की जाती है और बाकायदा। बहुत मतलब ये होता है कि आम आदमी जो एक मस्जिद में जा रहा होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको दीन का तो बिल्कुल इल्म नहीं होता, किसी जगह से कोई ऐसी बात हो गई उसने वो बात ले ली और लाउड स्पीकर पर पाबंदी जैसे आयत की गई आज तक अल्हम्दुलिल्लाह है और अरबी खुतबे के हवाले से कहा गया कि जो अरबी खुतबा है उसको दिया जाएगा, बाकी जो आपके अंदर तकरीर हो रही है उसके तो उसके ऊपर भी उलमा पाबंदी कर रहे हैं जी। और ये जो आपने बातें की हैं उनके हवाले से भी सारे काम और बात हो रही है। मगर ये है कि अगर कोई भी शख्स दिल आज़ारी का बायस बनता है, आज आप देखें ना कि अभी गिलगित और बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ होने जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हुकूमत और रियासत ने पर वक्त फ़ैसला किया और हम लोग वहाँ पर पहुँचे और हमने जाकर वहाँ पर अहले तशी और अहले सुन्ना के दरमियान फिर हम आहंगी के लिए अपना किरदार अदा किया
और वैस भाई 10-10 घंटे की हमारी नेगोशिएशंस रही हैं। आपने देखा फिर दियामर में, फिर गिलगत में, सकरदू में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये जो उलमा ये बहुत अच्छे लोग हैं। कुछ थोड़ी सी ऐसी चीज़ों की वजह से और कुछ ऐसे फिर लोग आते हैं बीच में जो एक्सप्लॉइट की वजह से वो जो चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतशार को वो दे। और जब हमने ये बातें की 12 दिन में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले को हल किया। आप देखें फिर जड़े वाला जो वाक़या हुआ, देखें ये पाकिस्तान सबका है, चाहे हम लोग रहते हैं, चाहे वो अक़लियतें रहती हैं। और अक़लियतों के जो हुकूक है उस पर बात हमारे नबी ने भी की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे नबी ने फरमाया कि जो इस्लामी स्टेट हो उसमें अक़लियतें बसती हों, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? रियासत की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है सबसे कि हमने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है, उनके तहफ़्फ़ुज़। और हज़रत कायद आज़म क्या कह रहे हैं? इन्हें पाकिस्तान भी यही कह रहा है हमें, और हमने उसका तो बड़ी तकलीफ दे बात थी जब ये वाक़या हुआ। तो हमने उसमें भी बढ़ चढ़ कर, आपने देखा जब हुकूमत और उलमा कराम मिलकर बैठते हैं, हमने उसकी मज़म्मत की। और हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती वाला अमल था जो कुछ हुआ। तो हम ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है, और आज हमें इसके तहफ़्फ़ुज़, वो कहते हैं ना वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा होती है, तो हमें अपने ईमान का हिस्सा समझना है इसको। और इस वतन के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमारी अफवाज, हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस नहीं, बल्कि हम मिन हैसुल कौम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, कौम की पूरी की जिम्मेदारी है कि हमने बढ़ चढ़ कर अपने हिस्से को डालना है। और उस हिस्से का सबसे अहम मुजाहरा जो है वो ये पैगाम पाकिस्तान है। और मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि हम इसको हर घर की आवाज़ बनाएं। मैं पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका सफ़ीर हूँ, और मैं जाकर इसी बात को आज दुनिया में देखें, यही पैगाम पाकिस्तान जो है कई जो है ना मतलब ज़बानों में इस वक्त छप रहा है। अज़हर ने इसको छाप दिया है, मुख्तलिफ ममालिक ने, तो सरा जा रहा पूरी दुनिया के अंदर। तो कोई चीज़ है तो, और पाकिस्तान को जो दुनिया में बदनाम किया जा रहा था, तो पाकिस्तान के उलमा ने बता दिया कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है और पाकिस्तान सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। तो हम ये समझते हैं कि ऐसी जो मुसल्लह जद्दोजहद है, या ऐसी जो दहशत और वहशत के मामलात हैं, या हमारी अफवाज के ऊपर ऐसे जो हमले, हम आज अपने शहीदों को सलाम पेश करते हैं जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की, और हमारे लिए फ़ख्र है। तो मैं समझता हूँ कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और इन लोगों का कला कमा करना ज़रूरी है। और इस पैगाम पाकिस्तान को और इसकी आवाज़ को हमें आम करना चाहिए, ताकि हम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की अमल तस्वीर बन सकें। रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिहि व यदिहि, फरमाया कि तुम में बेहतरीन मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरा मुसलमान फरमाया दूसरा इंसान महफूज रहे। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिन अखुल मोमिन, मोमिन मोमिन का भाई है। तो आएँ एक दूसरे का भाई बने और इस मुल्क के इस्तेहकाम और अमन और तहफ़्फ़ुज़ को लेकर इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनाब अल्लामा मोहम्मद ख़ुबैर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल ख़ुबैर आज़ाद साहब। और बुनियादी बात यही है कि यही पैगाम पाकिस्तान है जिसको हमने उसका एम्बेसडर बन के, आप उसके एम्बेसडर हैं, हमने सबने उसका एम्बेसडर बन के सब उसको फैलाना। बिल्कुल। आज के प्रोग्राम में इतना ही नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।